Welcome to our channel. This session is going to be on 15th chapter of Social Science class 10. 9th स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का कोई भी चैप्टर रीड नहीं किया। ये इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है वो आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस माइंड में आपके अराइज होंगे जिसको मैं वन बाय वन सॉल्व करता रहूँगा, और ड्यूरिंग दिस लेक्चर हम लोग यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर के फ्रॉम सेक्शन ए बी सी एंड डी, ये भी हम साथ में कवर करते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, जहां पे हम एक मार्केट को स्टडी करते हैं और उस मार्केट में जो भी कंजप्शन है, डिमांड है, प्रोडक्शन है, इनकम है, इन सभी चीज़ों को एक सर्कुलर फ्लो में स्टडी करते हैं। किसी भी बाजार में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसकी स्टडी हम सोशल साइंस के ब्रांच इकोनॉमिक्स में करते हैं। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी भी देश में जो भी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वहाँ के लोगों को फुलफिल हो, साथ ही फुलफिल होने के बाद जितनी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं लाइक फूड, वाटर, शेल्टर और साथ ही एजुकेशन, तो एक इंपॉर्टेंट बेसिक नेसेसिटीज है ही, इसके साथ ही साफ हवा, साफ पानी, मेंटल हेल्थ का अच्छा होना, ऐसी तमाम चीजें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सोर्स होती हैं। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। Every person morning begins in a different way. Many people lead their life full of material pleasure, but maximum people of the world are seen struggling for the existence. For these people who are called poor. देखो, हर व्यक्ति की दुनिया में हर व्यक्ति की जो सुबह होती है वो डिफरेंट डिफरेंट वे से होती है। जैसे कुछ लोग फुल ऑफ मटेरियल प्लेजर के साथ उठते हैं और कुछ लोग जो हैं वो मटेरियल प्लेजर के साथ उठते नहीं और ना ही उनकी बेसिक नेसेसिटीज तक पूरी हो पाती। तो हम देखते हैं कि समाज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स और बेसिक नेसेसिटीज। तो किसी की सुबह फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक होती है और किसी की सुबह फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक नहीं होती है। उन लोगों को जनरली हम पुअर कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल प्लेजर, वेल बीइंग और रेस्टिंग इज एन इमेजिनेशन ओनली। हाउ हैज दिस सिचुएशन ओरिजिनेटेड? अब हम जानते हैं इस चैप्टर में कि ये जो सिचुएशन है कि कुछ लोग फुल ऑफ मटेरियल प्लेजर कंजप्शन करते हैं और कुछ लोग को मटेरियल प्लेजर नहीं मिलता है, ये सिचुएशन क्रिएट होती क्यों है? हाउ टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, कैसे इस सिचुएशन से हमें बाहर निकलना है? सच टाइप ऑफ क्वेश्चन हैव देयर आंसर्स। ऐसे तमाम सवालों के जो जवाब हैं इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे। Economic development. In today's modern world, every country is trying to achieve development, but development is not confined to economic development only. It is a process of social change having many phases. हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मानते हैं कि किसी देश में अगर कंजप्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लोगों की बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल होती हैं, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कैटेगरी में आते हैं। इट्स ओके। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई जादुई छड़ी नहीं है जिसे हमने चलाया और सडनली वो चीज हो गई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो कि सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को चेंज करते हुए लाता है। चलिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। हम किसी भी देश को इकोनॉमिकली डेवलप्ड कब कहेंगे? तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स बताए हुए हैं जिसको देखते हुए हम रफली अंदाजा लगा सकते हैं कि वो देश इकोनॉमिकली डेवलप है। तो पहला जो है वो कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। अगर किसी देश की नेशनल इनकम बढ़ती है, नेशनल इनकम इज व्हाट, उस देश में रहने वाले लोगों की कमाई इवेंचुअली अगर बढ़ती है तो हम कह सकते हैं कि वो देश इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है। सेकंड क्या इंडिकेटर है? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश में रहने वाले इंडिविजुअल की अगर कमाई बढ़ती है तो हम कह सकते हैं कि वो देश इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है। तो देयर आर 2 पॉइंट्स जो कि हमने कवर किया। एक, किसी देश का नेशनल इनकम बढ़ना, और दूसरा, उस देश में रहने वाले हर इंडिविजुअल का पर कैपिटा इनकम बढ़ना। ये 2 इंडिकेटर्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, चेंज इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। किसी देश या समाज में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल अगर चेंज होती है तो हम कह सकते हैं कि वो देश इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि किसी भी देश में नेशनल इनकम बढ़ रहा हो, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा हो और उस देश के लोगों की लाइफस्टाइल लगातार बदल रही हो। इट मींस अपलिफ्ट हो रही हो, बेहतर हो रही हो। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। देखिए, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा जो कि आईएमपी है, बोर्ड के एग्जाम के परसेप्शन से भी काफी इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन बी में ये क्वेश्चन समटाइम बनते हैं, व्हाट इज नेशनल इनकम। तो पूरे देश में जो भी लोग हैं वो लोग मिलकर के जितना भी प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन की वैल्यू इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ठीक है, देश यानी कि कंट्री, कंट्री का मतलब होता है पीपल हु लिविंग टुगेदर एक्सीडेंटली। अगर कोई भी देश, हम जैसे देश कहते हैं, वो बनता है तो बनता वो इस आधार पे है कि वहां पर कितने लोग रहते हैं। तो उन लोगों की टोटल जो प्रोडक्शन होती है इन अ ईयर, पूरे साल में,
और उस साल में टोटल प्रोडक्शन का जो भी वैल्यू होता है उस वैल्यू को हम नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री विद टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वी ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम। अब यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है उस देश में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल की कमाई। अगर हम फॉर एग्जाम्पल किसी देश में 100 पीपल्स रहते हैं, यानी 100 लोग रहते हैं, अगर एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज 10 रुपए कमाता है तो 100 व्यक्ति ऑन एन एवरेज कितना कमाएगा? 100 व्यक्ति कमाएगा 1000 रुपए। तो ये जो 1000 रुपीज है ये उस देश की नेशनल इनकम है, और ये जो 10 रुपए है वो वहां की पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम मतलब कि एक इंडिविजुअल की कमाई। तो अगर हम किसी भी देश का पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको हम कहते हैं पीसीआई, दैट मींस पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो किसी भी देश की टोटल पॉपुलेशन को अगर हम उस देश की नेशनल इनकम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज पर कैपिटा इनकम मिल जाता है। नेक्स्ट, while living standard included the facilities like obtaining food, cloth, education, health service, transportation services as well as shelter. Because of increase in the national income and per capita income in India after independence, there has been improvement in services and facilities such as availability of food, drains, clothes, electricity, education, health service, shelter, etc. The above mentioned requirements are fulfilled easily and in a better ways as compared to the past. So we may say that economic development is taking place in India. देखो, जब भारत आजाद हुआ तो हमारे यहाँ लगभग आजादी के बाद रूरल डेप्थ तकरीबन 400 करोड़ के आसपास था। हमारे यहाँ कुछ ही गांव थे जिसके पास बिजली थी, और उस समय भारत की आबादी लगभग 35 करोड़ के आसपास थी। हम हमारी फूड ग्रेन की जरूरत के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर थे, लाइक रशिया, अमेरिका, ऐसे तमाम देशों पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ही ज्यादा थी जो कि बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने में हमारी मदद करते थे। भारत जब आजाद हुआ तो वो एक सुई का भी प्रोडक्शन नहीं करता था। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो हुआ, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एक्चुअल बेनिफिट इंडिया को देखने को नहीं मिला। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूरोप के कई सारे देशों में हुआ, और उस यूरोप के देशों ने सारा रॉ मटेरियल इंडिया से ट्रांसपोर्ट करके और वहां पे खूब सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया। बट भारत की जो खस्ता हालत हुई 190 सालों के दौरान ब्रिटिश एम्पायर का जब शासन था, इस समय इकोनॉमिकली हम बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस था हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आजादी के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया, ग्रीन रिवोल्यूशन लाया, व्हाइट रिवोल्यूशन आया, पिंक रिवोल्यूशन लाया, ऐसे अनेक क्षेत्रों में हमने अलग अलग तरीके से रिवोल्यूशन करके और प्रोडक्शन बढ़ाया, और प्रोडक्शन बढ़ाया तो ओवरऑल पर पर्सन इनकम भी हमारे देश की बढ़ी, और पर पर्सन इनकम बढ़ने से हमारे डिमांड सप्लाई का चेन भी सुधरा, जिस वजह से हमारी फूड स्कैरसिटी कम हुई, हेल्थ हमारा अच्छा हुआ, उसके बाद एजुकेशन हमारा अच्छा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा काफी बेहतर हुआ। तो ये थी आजादी के बाद की तुरंत की कंडीशन। और आजादी के बाद हम 2025 में जब जी रहे हैं तो हमने देखा कि फ्रॉम 1947 टू 2025 में हमने कितना सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, कितना ज्यादा अपलिफ्टमेंट हमने किया। नेक्स्ट, यहां पर दिया है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम जीडीपी भी कहते हैं, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, ऑफ इंडिया व्हिच वाज 87,36,039 crore in 2011 and 12 has increased to 1,35,67,192 crore in 2015 and 16। ये आपको नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी का एक नॉर्मल डेटा बताया हुआ है, जो कि 2011 और 12 में कितना था और 2015 और 16 में कितना था। तो हम देख रहे हैं इसमें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, यानी कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सेक्शन सी में बन सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज प्रोग्रेस एंड व्हाट इज डेवलपमेंट, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। प्रोग्रेस को हम ग्रोथ भी कह सकते हैं। अब समझिए कि कोई कंपनी अगर एक पेन बनाती है और उस कंपनी ने नंबर ऑफ पेन का प्रोडक्शन ज्यादा किया, इट मींस उस कंपनी ने डेवलपमेंट किया या प्रोग्रेस किया, तो हम कहेंगे कि उस कंपनी ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया, ना कि डेवलपमेंट। तो प्रोग्रेस इज व्हाट, क्वांटिटी का बढ़ना। अगर कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाती है या क्वांटिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, देन वी कैन से कि वो कंपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रही है। नाउ व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ये होता है कि इस पेन की जो क्वालिटी है वो कितनी बेहतर कर रही है कंपनी। तो हम कहेंगे कि अगर इस पेन की क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्रोग्रेस हो रहा है, इट मींस ग्रोथ हो रहा है। इस पेन की क्वालिटी अगर बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू क्वालिटी एंड प्रोग्रेस, और यू कैन से growth is directly related to the quantity. Next, in ordinary sense, economic progress as well as economic development, both the word shows
एंड इंक्रीज, ये दोनों जो शब्द हैं वो किसी चीज की बढ़ोतरी को बता रहे हैं, इंक्रीज को बता रहे हैं। अगर नंबर ऑफ पेन बढ़ रहा है तो भी इंक्रीज हो रहा है, अगर नंबर ऑफ पेन की क्वालिटी बढ़ रही है तो भी इंक्रीज हो रहा है। तो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट दोनों में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंक्रीज तो हो रहा है, बट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। फिर भी इन दोनों शब्दों में काफी फर्क है। जैसा मैंने बताया कि ग्रोथ या प्रोग्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वांटिटी एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वालिटी। नेक्स्ट, दे आर एज फॉलोज। हम देखते हैं यहां पर कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव while इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव। यहां से एक मार्क के क्वेश्चन बनेंगे कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या है, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्वांटिटेटिव है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फर्स्ट स्टेज while इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज द स्टेज आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कहेंगे कि वो पहला स्टेज होता है किसी भी देश का और इकोनॉमिक प्रोग्रेस उसके बाद आती है। इट मींस उस देश में क्वालिटी पहले इनहेंस होती है, आफ्टर दैट हम क्वांटिटी पे ध्यान देंगे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेज होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ सेकंड स्टेज होता है, जिसको हम आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेज भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी, on the basis of new researches in economy, increase in production is economic development. Because of research in hybrid seeds in agriculture sector, there has been manifold increase in agriculture production. This shows economic development. On the other side, when there is increase in agriculture production because of increase in agriculture land, it is called economic progress. हम कहेंगे कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के फील्ड में डेवलपमेंट या प्रोग्रेस क्यों हुआ, क्योंकि हमारे देश ने रिसर्च पे, पर्टिकुलरली एग्रेरियन कंट्री है हम, और एग्रेरियन कंट्री होने के नाते अगर हम सीड्स पे रिसर्च नहीं करेंगे तो नए नए हाइब्रिड सीड्स हम नहीं बना पाएंगे। हाइब्रिड सीड्स नहीं बना पाएंगे तो ओवरऑल प्रोडक्शन देश का नहीं बढ़ेगा, ओवरऑल प्रोडक्शन नहीं देश का बढ़ेगा तो इतनी जो बड़ी आबादी है, इंडिया तो ठीक है, इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करता है, तो इंडिया अपनी जरूरत का सामान तो पहले प्रोड्यूस करता ही है, वो विदेशों में सामान को एक्सपोर्ट भी करता है। तो हम अगर टेक्निकली देखने जाए तो रिसर्च की फील्ड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, पर्टिकुलरली साइंस है, एग्रीकल्चर है, ऐसी तमाम फील्ड्स में अगर हम रिसर्च में इन्वेस्ट करते हैं तो ओवरऑल हमने ध्यान दिया उस फील्ड की क्वालिटी पे। इट मींस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे ही हम रिसर्च सक्सेसफुली कर लेंगे, जैसे कि हाइब्रिड सीड्स इंडिया ने 1947 के बाद इजाद किया, हाइब्रिड सीड्स को बनाने के बाद हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, और 4 टाइम्स इंक्रीज होने के साथ इंडिया अपनी जरूरत तो पूरी कर ही पा रहा था, साथ में विदेशों में वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बेच भी पा रहा था। तो हम पहले क्वालिटी, इट मींस रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि अल्टीमेटली रिसर्च के इन्वेस्टमेंट के साथ हमारे यहाँ क्वांटिटी, इट मींस एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसलिए फर्स्ट स्टेज होता है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेज होता है। नेक्स्ट, in relation to the developed and developing nation. Now, what is the difference between developed nation and developing nation? जो देश विकास कर चुके हैं, that means वहां के लोगों की बेसिक नेसेसिटीज तो लगभग फुलफिल है, जैसे कि शेल्टर, वाटर, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकम, इट मींस एम्प्लॉयमेंट, ये सारी बेसिक नेसेसिटीज जिस देश में पूरी होती है उस देश को हम इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन कहेंगे, मतलब वो विकास कर चुका है। नाउ व्हाट इज डेवलपिंग नेशन? तो आईएनजी लगा है, आईएनजी लगा है, इट मींस इंग्लिश में हम सब पढ़ते हैं कि वो कंटिन्यूस टेंस होगा। तो डेवलपिंग का मतलब होगा कि देश जो अभी विकास के रास्ते पे चल रहा है। तो इंडिया इज नॉट डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज डेवलपिंग नेशन, और यू कैन कॉल इंडिया इज डेवलपिंग नेशन। तो ये जो डेवलपिंग शब्द है इसका मतलब है विकास के राह पर चलना। चलिए, difference is seen in both of them in relation to developed and developing nation. Also, increase in national income of development countries is called economic progress, while increase in national income of a developing countries is called the economic development. तो यहाँ पे सेम चीज रिपीट की गई है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें क्या फर्क होता है। चलिए, फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनता है और रिपीटेडली मैंने देखा है कि बोर्ड में ये क्वेश्चंस बनते ही हैं। और फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि कोई भी देश जो कि अभी विकास के रास्ते पे चल रहा है, उस देश का फीचर क्या होगा, उसका कह लो कि हुलिया क्या होगा। जैसे हमारा एक शरीर है, वो शरीर का अपना एक फीचर है, ऐसे ही एक देश है, उस देश में इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी का भी अपना ढांचा होगा, फीचर होगा। तो कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी, उसका फीचर क्या होगा, इस पॉइंट में हम यही समझने जा रहे हैं। Economy of developed and developing countries is separated on the basis of per capita income as per World Development Report 2004 of World Bank. Countries having less than $735 per capita income are categorized as developing economy. Following are the features of developing economy. यहाँ पर एक important
चीज आपको बताई गई है। साथ ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आपका सेक्शन ए में बनेगा। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, जो कि 2004 का डेटा है, वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि कोई भी देश जो कि अभी डेवलपिंग मोड पे है, विकास के रास्ते पे चल रहा है, उसका पहला फीचर तो ये होगा कि वहां के पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज देखने को मिलेगा। इट मींस इंडिविजुअल की कमाई काफी बढ़ती दिखेगी। तो वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा सेट किया था 2004 में कि कोई भी देश अगर $735 पर कैपिटा इनकम ऑब्टेन करता है तो वो देश डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आएगा। इट मींस किसी भी देश का नागरिक अगर $735 कमाता है तो हम कहेंगे कि वो देश डेवलपिंग मोड पे है। इट मींस विकास के रास्ते पे है। नाउ हम फीचर्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी का? लेस पर कैपिटा इनकम। लेस पर कैपिटा इनकम इट मींस उस देश के इंडिविजुअल की जो कमाई होगी वो काफी कम होगी, तभी हम कहेंगे कि वो देश अभी डेवलपिंग मोड पे है, मतलब विकास पूरी तरह से उस देश का हुआ नहीं है। तो ये पहला फीचर है किसी भी डेवलपिंग नेशन का कि वहां के व्यक्तियों की जो कमाई है, पर कैपिटा इनकम जो है, वो काफी कम देखने को मिलती है। नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज लेस व्हाइल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई। ये पॉइंट नोट करने जैसा है कि उस देश का पर कैपिटा इनकम तो काफी कम होगा, लेकिन पॉपुलेशन रेट जो हम देखेंगे वो काफी हाई होगा, बहुत ही ज्यादा हाई होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 1999 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन अराउंड 6 बिलियन थी। इट मींस 600 करोड़ के आसपास थी। आज 2024 और 25 में हम आ चुके हैं, तो आज की जो आबादी है वो 800 करोड़ के आसपास हो चुकी है, या कह सकते हैं कि इससे ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी हम ड्यूरिंग लेक्चर बातचीत कर रहे हैं, दुनिया में और भी बच्चे पैदा हो चुके होंगे, तो ये एक एक्यूरेट डेटा तो नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूं कि 1999 के बाद आज लगभग 25-26 साल बीत चुके हैं। 26 साल में हमने दुनिया की आबादी तकरीबन 200 करोड़ से ज्यादा बढ़ा दी। अब दुनिया के बड़े देश जो कि डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आते हैं, और उन सभी देशों का फीचर आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां इंडिविजुअल की कमाई इट मींस पर कैपिटा इनकम काफी कम होगा, लेकिन उस देश की आबादी बहुत ही ज्यादा होगी। जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, लेकिन इंडिया की जो आबादी है वो लगभग 145 करोड़ के आसपास हो चुकी है, या उससे ज्यादा, ये भी हम कह सकते हैं। चलिए, सो पर कैपिटा इनकम रिमेन्स लो बिकॉज ऑफ लेस पर कैपिटा इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज लो। अगर एक व्यक्ति सालाना एक एवरेज अमाउंट इट मींस अपने खर्च से कम कमाता है, तो उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी क्या होगा? काफी लो होगा। इट मींस वो कटौती करेगा। कैसे कटौती करेगा? अपने बच्चों की पढ़ाई में कम खर्च कर पाएगा, अपने लिए हेल्दी फूड वो नहीं खरीद पाएगा, अपने लिए अच्छा पानी, अच्छे कपड़े, अच्छा वातावरण वो परचेस नहीं कर पाएगा। तो कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम अगर कम होता है तो उस व्यक्ति के जीवन पे सीधा असर होता है। और जीवन पे कैसा असर होगा? तो उसकी जो लाइफ की क्वालिटी है, नॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी इज ऑल्सो मैटर, बट क्वालिटी भी बहुत खराब हो जाती है अगर लेस पर कैपिटा इनकम होता है तो। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ। डेवलपिंग कंट्री का दूसरा जो फीचर है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। उस देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती आपको दिखाई देगी, जैसा कि मैंने अभी आपको एक रिसेंटली डेटा दिया। Population growth rate is high in developing nations. Rate of population growth is 2% or more in these nations. हम देखते हैं कि जो देश अभी डेवलपिंग मोड में है, उसके फीचर का सेकंड फीचर जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। उस देश का पॉपुलेशन ग्रोथ सालाना तकरीबन 2% के हिसाब से होता है। ये 2% क्या है? मान लीजिए कि किसी देश में 150 करोड़ आबादी है और उस 150 करोड़ आबादी का 2% सालाना इंक्रीज होना, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट है। अगर किसी देश की आबादी कम होती है तो 2% बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन किसी देश की आबादी बहुत ज्यादा होती है और वो डेवलपिंग फीचर में जी रहा है, तो डेवलपिंग फीचर में जीने के साथ साथ उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2% के आसपास है। हालांकि ये डेटा पुराना है, नए डेटा के अकॉर्डिंग अराउंड 2.5 से लेकर के 2.7% तक पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिला है ऐसे देशों में जो देश अभी डेवलपिंग मोड में। तो भारत की भी यही हालत है एज इट इज। आप कई सारे साउथ एशिया के कंट्रीज को देखेंगे, अफ्रीका के कंट्रीज की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो भी देश जो है वो डेवलपिंग मोड में है ऐसा हम कहेंगे। चलिए, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। देश जो कि डेवलपिंग मोड पे है, विकास के रास्ते पे, वहां की एक बड़ी आबादी डिपेंड होती है, निर्भर होती है किस पे? एग्रीकल्चर पे। जैसे कि इंडिया की लगभग जो रिसेंट डेटा है वो 47 to 48% के आसपास बताता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में अब बहुत किसानों को मुनाफा नहीं है, न होने की वजह से किसानों का माइग्रेशन बहुत तेजी से अर्बन एरियाज में बढ़ा और अर्बन एरियाज की अपनी समस्याएं भी जनरेट हो रही है। साथ ही 47 to 48% रिसेंट डेटा कहता है, लेकिन पुराना डेटा अगर हम देखेंगे तो इंडिया की लगभग 60% पॉपुलेशन
एग्रीकल्चर पे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली निर्भर है, डिपेंडेंट है। तो ऐसा देश जो कि भी डेवलपिंग मोड पे है, हम कह सकते हैं कि वो देश में या उस देश के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पे निर्भर रहते हैं। तो ये तीसरा फीचर है जो कि इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है किसी भी डेवलपिंग नेशन का। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज एग्रीकल्चर। जो मुख्य ऑक्यूपेशन होता है, बिजनेस होता है या काम होता है, वो क्या होता है डेवलपिंग नेशन का? वो होता है एग्रीकल्चर। More than 60% of the people is dependent on agriculture for employment. Contribution of agriculture in national income of these nations is about 26%. तो हम देखते हैं कि जो नेशनल इनकम है उसका तकरीबन 26% हिस्सा, 26% पार्ट एग्रीकल्चर से आता है। मतलब अगर एक देश 100 रुपए सालाना कमा रहा है तो उसमें से 26 रुपए कहां से आ रहे हैं? 26 रुपए आ रहे हैं एग्रीकल्चर से, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे बहुत ही ज्यादा है। चौथा पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हम सब जानते हैं कि भाई समाज में कई तरीके के अनइक्वालिटीज हैं, भेदभाव है, वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, इकोनॉमिक बेसिस पे हो। क्योंकि हम ये चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स आधार पे भेदभाव की मैं ज़्यादा बात करूंगा। और ऐसे कई तरीके के, जैसे जेंडर बेसिस है, कलर के आधार पर किसी से भेदभाव करना, और ऐसे तमाम तरीके की भेदभाव हमारे समाज में देखना पड़ता है हमें। लेकिन इन सब की जो जड़ है वो इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कहा जाता है। सारे सब्जेक्ट्स की जो जड़ है, रूट है, वो इकोनॉमिक्स से निकलती है। आपका इवन बिहेवियर भी इकोनॉमिक्स डिसाइड करता है। जेब में अगर पैसे हो तो आपके व्यवहार कुछ अलग ही होते हैं, और जेब में अगर पैसे ना हो तो आपका व्यवहार थोड़ा अलग होता है। इसलिए इकोनॉमिक्स को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है। वो सभी विषयों की मां मानी जाती है क्योंकि सबकी जननी इकोनॉमिक्स है। जब हमने मैथमेटिक्स, फिलोसफी, साइंस और ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स को इन्वेंट किया, क्रिएट किया या बनाया, ऐसा कह सकते हैं, इन सबके पीछे का कारण था कि हमारी इकोनॉमिक्स अच्छी थी। इट मीन्स हमारा पेट भरा था, और भरे हुए पेट के साथ हमें ये मौका मिला कि हम दूसरे दूसरे विषयों पर सोच सके, और दूसरे दूसरे विषयों पर सोच सके, उसके साथ ही ये सभी सब्जेक्ट्स का इजाद हुआ, ऐसा कहेंगे। तो पेट भरा हुआ है, इसके लिए भी इकोनॉमिक्स जिम्मेदार है, क्योंकि पेट तभी भरेगा जब किसी सोसाइटी में इकोनॉमिक गतिविधि, इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। Next, unequal distribution of income and factors of production is seen in developing countries. These inequality is seen in cities as well as villages. 20% rich people of the country share 40% of the national income, and the poorest 20% people share 10% of the national income. This concentration of income and property is seen in the land of rich people in developing economy. अब ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी देश जो कि अभी डेवलपिंग मोड में है, वहां पे आपको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स देखने को मिलेगा। भारत जब आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ कई तरीके के लैंड सेलिंग एक्ट बनाए गए, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट बनाए गए। रिसोर्सेज पे सरकार ने कहा कि सभी का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का इक्वल अधिकार है। इवन महिला हो या पुरुष, उनका भी रिसोर्सेज पे इक्वल अधिकार है। लेकिन क्या ये एक्ट इम्प्लीमेंटेशन में देखने को मिला हमें? नहीं। आज भी पूरी दुनिया की लगभग मोर देन 60% जो रिसोर्सेस है उस पर दुनिया के सिर्फ 1% लोगों का कब्जा है। ना व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स में आपका लैंड आ गया, पैसा आ गया, एसेट्स आ गए, और ऐसी तमाम चीजें जिनसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया की 60% से ज्यादा जो रिसोर्स है उस पर किसका हक है? 1% लोगों का अधिकार है। अब बताइए बाकी के 99% जो लोग हैं वो कितने परसेंट रिसोर्सेज में जी रहे हैं? अराउंड 30 to 40% रिसोर्सेज में जी रहे हैं। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से पूरी दुनिया में हमें स्कैरसिटी, तमाम तरीके की स्कैरसिटीज यानी अभाव देखने को मिलता है। वो फूड के बेस पे हो, वो एजुकेशन के बेस पे हो, वो हेल्थ के बेस पे हो, या वो इनकम के बेस पे हो। ये तमाम तरीके के जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उसका एकमात्र कारण है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता नहीं है। इकोनॉमिक्स में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि आप सभी को कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। हम पॉवर्टी के बारे में बड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं। पॉवर्टी को खत्म करने का कोई और रीजन नहीं, कोई और तरीका भी नहीं। पॉवर्टी को खत्म करने का एकमात्र तरीका है, वो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जब तक हम संसाधनों को इक्वली लोगों के बीच में नहीं बांटेंगे तब तक इस दुनिया से गरीबी खत्म नहीं होगी, तब तक वो देश डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में नहीं आ सकता। क्योंकि रिसोर्सेज आर फाइनाइट। क्या हम कोल लेबोरेटरी में बना सकते हैं? पेट्रोलियम लेबोरेटरी में बना सकते हैं? नहीं बना सकते। साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं। हमारे अर्थ के पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बस हम उसी रिसोर्स को यूटिलाइज करके
दुनिया के लोगों का अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। देयर इज नो ऑल्टरनेट, कोई भी दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है जिससे हम दुनिया से भेदभाव को, किसी भी तरीके के भेदभाव को खत्म कर सके। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से वो देश अभी भी डेवलपिंग मोड पे है। आज भारत में जो रिसोर्सेस है, इस रिसोर्सेस का एक बड़ा हिस्सा कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास है, जिनको हम कैपिटलिस्ट कहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। ये कैपिटलिस्ट लोगों से अगर रिसोर्सेस लेकर के सरकार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दे भारत के लोगों के बीच, तो क्या भारत में गरीबी रहेगी? क्या भारत में स्कैर्सिटी रहेगी किसी तरीके की? क्या जेंडर के बेसिस पे भेदभाव रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये तमाम समस्याओं की एक ही जड़ है। किसी भी सोसाइटी में जितनी तरीके की आप समस्याएं ले ले, उन सभी समस्याओं की एक ही जड़ है, एक ही रूट है, विच इज इकोनॉमिक। जिस देश की अर्थव्यवस्था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की फिलॉसफी पे नहीं चलती, वो देश हमेशा सामाजिक समस्याओं से जूझता रहेगा। चलिए, पांचवा क्या फीचर है? पांचवा फीचर है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में भी काउंटेड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इन दिस कंट्रीज रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन 3% ऑफ द टोटल लेबर। हम कह सकते हैं कि उस देश में, जो देश डेवलपिंग मोड पे है, उस देश में काम करने वाले लेबरों के बीच तकरीबन 3% या 3% से ज्यादा का अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर देखने को मिलता है। कोविड के बाद तो हम देखते हैं कि सिचुएशन और भी खराब है। पूरी दुनिया में, या कह लो कि एशिया में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर कहीं है तो वो भारत और भारत के पड़ोसी मुल्कों के पास है, लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों के पास है। हालांकि चाइना, श्रीलंका की कंडीशन हमसे ठीक है, बांग्लादेश की कंडीशन भी हमसे ठीक ठाक ही है, लेकिन इंडिया की सिचुएशन बहुत ही खराब है बेरोजगारी दर में। भारत के युवा आज डिग्रियां लेकर के और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके लिए एम्प्लॉयमेंट खड़ा करने का कोई भी जुगाड़ या रास्ता सरकार द्वारा सफिशिएंट तरीके से किया जा रहा है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट, types of unemployment may be seen, example seasonal unemployment, disguised unemployment, industrial unemployment, etc. Moreover, the period of unemployment is very long. अब जो बेरोजगारी है उसके भी प्रकार होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि 3 टाइप्स हमने देखे। हम आने वाले कुछ चैप्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स भी डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप्स क्या होता है और उनका मतलब क्या होता है। तो कोई भी देश जो डेवलपिंग मोड पे है, उसका पांचवा फीचर हमें देखने को मिलता है कि उस देश में बेरोजगारी दर भी बहुत ज्यादा होगी। चलिए, पोवर्टी इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। कोई भी देश जो डेवलपिंग मोड पे है, वहां पे गरीबी भी आपको देखने को मिलेगी। People who are not able to satisfy their primary necessities like food, clothing, shelter, education and health are called poor. यहां से एक क्वेश्चन सेक्शन बी में बनेगा, What is poverty? और किसे हम poor कहेंगे? The people who are not able to satisfy their basic needs like food, shelter, cloth, हम उन लोगों को पुअर कहेंगे या पॉवर्टी की कैटेगरी में है ऐसा कहेंगे। वैसे लोग जो अपनी आधारभूत जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, फिल्म भी बनी है इस पे, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर ये आधारभूत जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो वो व्यक्ति या वो समाज या वो परिवार, हम कहेंगे कि वो गरीबी रेखा के नीचे है और पॉवर्टी जैसी भयंकर क्राइसिस से सफर कर रहा है। ये भी एक डेवलपिंग नेशन की फीचर्स। चलिए नेक्स्ट, ड्यूअल इकोनॉमी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 7 फीचर्स देखने को मिल रहा है हमें, 7वां फीचर देखने को मिल रहा है डेवलपिंग नेशन में, ड्यूअल इकोनॉमी। व्हाट इज ड्यूअल इकोनॉमी? आज हम सब बड़ा प्रैक्टिकली इस चीज को हम समझेंगे कि आप में से ज्यादातर लोग जो कि अर्बन एरिया में रहते होंगे, एक बड़ी आबादी हमारी रूरल एरिया में भी रहती है, लेकिन आपको साफ साफ डिफरेंस देखने को मिलेगा कि अर्बन एरिया में किस तरीके की फैसिलिटीज है। आपको आसानी से हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल जाती है, एजुकेशन की फैसिलिटी मिल जाती है, फूड आपको तरह तरह के मिल जाते हैं देखने को, अच्छे कपड़े देखने को मिल जाते हैं, नौकरियां, इट मींस इंडस्ट्रियल एरिया भी आपको अर्बन एरिया में देखने को मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी तमाम, इट मींस पानी भी आप उसमें कंसीडर कर सकते हैं। ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं वो अर्बन एरिया में यानी शहर के इलाकों में बड़ी आसानी से अवेलेबल होती है। लेकिन ठीक अगर आप गाँव में देखोगे तो ये फैसिलिटीज नहीं है। आज भी भारत में जो गांव की स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है। वहां 24/7 बिजली नहीं आ पाती है, कच्चे सड़क हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं और एक्सीडेंट में काफी लोगों की डेथ हो जाती है, जो कि काफी बुरी बात है। आजादी के 70-76 सालों बाद भी हम रूरल एरिया की इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार नहीं पाए, विच इज टोटली बैड। ये बहुत बुरी चीज है कि हम सुधार नहीं पाए। तो शहर और गांव में साफ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि शहर में किन तरीके की फैसिलिटीज हैं और गांव में किन तरीके की फैसिलिटीज हैं। एजुकेशन की हालत बहुत ही खराब है गांव में, खास करके सरकारी स्कूलों की हालत तो भारत में बहुत ही ज्यादा खराब है। सरकार पूरा एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेल रही है, ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी का जो 7वां फीचर है वो ड्यूअल इकोनॉमी होता है। ड्यूअल इकोनॉमी मतलब कि 2 तरीके की अर्थव्यवस्था,
शहर में आपको अलग तरीके की अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी, वहां का इनकम, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, सेटिस्फेक्शन, उनकी बेसिक नेसेसिटीज, वो सब कुछ डिफरेंट होंगी फ्रॉम द रूरल एरिया। गांव के एरिया में आप देखोगे तो साफ पानी लोगों के पास पीने के लिए नहीं है, हेल्दी और हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं लोग, एजुकेशन की हालत बहुत खराब है, हेल्थ केयर सिस्टम की हालत बहुत खराब है। तो ये दो तरीके का भारत, हम कहेंगे कि भारत में दो भारत रहता है, एक भारत जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है और दूसरा भारत जिसकी इकोनॉमी बहुत खराब है, जिसको हम रूरल एरिया, गांव का एरिया कहते हैं। गांधी जी इसलिए कहते थे कि हमारी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो है रूरल एरिया का अपलिफ्टमेंट, गांव को विकास की तरफ ले जाना। जब तक गांव विकास नहीं करेगा तब तक शहर का तो विकास मुश्किल ही है। हाँ, सो कॉल्ड विकास हमें देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, या कह सकते हैं आप स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ है, इट इज गुड, ये अच्छी चीज है। स्टिल गांव का विकास जब तक नहीं होगा, क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी गांव में रहती है, और आप एक बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से बाहर तभी निकाल सकते हैं जब आप रूरल एरिया में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएं उन लोगों को। The economy of a developing country is based on dual or mixed system. On one side, backward farming, old machinery, orthodox social structure, less production are seen in villages. On the other side, there are the cities having modern industries, new production process, modern implements and modern sophisticated lifestyle. यहाँ सेम चीज रिपीट की गई है कि डेवलपिंग कंट्री की जो इकोनॉमी है वहां पे हमें बैकवर्ड फार्मिंग देखने को मिलेगी ना। व्हाट इज बैकवर्ड फार्मिंग? बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ा। आज दुनिया के देश, जैसे कि मैं अमेरिका का एक एग्जांपल दूंगा आपको, अमेरिका की लगभग 2 से 5% आबादी जो है वो खेती करती है, और अमेरिका के लगभग करोड़ों लोगों का पेट वो 2 या 5% लोग ही मिलकर के भर देते हैं। इवन अमेरिका अपनी जरूरत तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है वो। इसका एकमात्र कारण है वो यूज करता है टेक्नोलॉजी, सफिशियंट टेक्नोलॉजी है उनके पास। आज अगर लेबर नहीं भी होते तो सफिशियंट टेक्नोलॉजी होने की वजह से उनके एग्रीकल्चर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। भारत में हम ट्रेडिशनल खेती सदियों से करते आ रहे हैं। खेती की शुरुआत आज से 12,000 साल पहले मानी जाती है, और 12,000 साल पहले जो हमारे मेथड थे, लगभग वो मेथड हम आज भी यूज कर रहे हैं, और वो मेथड से रिसोर्सेज का बहुत नुकसान हो रहा है। हमारी फार्मिंग में प्रोडक्शन जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना हो नहीं रहा। क्लाइमेट चेंज एक अलग मुद्दा बन रहा है हमारे ट्रेडिशनल खेती की वजह से। तो ड्यूअल इकोनॉमी की वजह से सबसे पहली चीज बैकवर्ड फार्मिंग, यानी हमारी फार्मिंग बहुत ही पिछड़ी है। टेक्नोलॉजी का हम यूज ही नहीं करते, हाइब्रिड सीड्स का यूज नहीं करते, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हमें करना नहीं आता। हमारे किसान अभी भी परंपरावादी खेती कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड के साथ खेती कर रहे हैं, जिसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है कम प्रोडक्शन, और कम प्रोडक्शन है तो उनकी आय, उनकी इनकम भी कम है, और इनकम कम होने की वजह से रूरल एरिया बहुत ही ज्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है। ओल्ड मशीनरी, हमारे यहाँ जो मशीन है भी, मोनोब्लॉक पंप्स और तरह तरह की जो ट्रैक्टर्स वगैरह है, हार्वेस्टिंग करने वाले, कल्टीवेट करने वाले, थ्रेसर वाले, ये सारे जो मशीन है वो बड़े पुराने मशीन है, और वो पुराने मशीन इतना ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, और नया मशीन न होने की वजह से वो फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है। जो रूरल इकोनॉमी है वो जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ पा रही है हमारी पुरानी मशीनों की। ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, हमारे यहाँ जो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक ढांचा है, वो बड़ा ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स मतलब बहुत पिछड़ा, बहुत कह लो कि अंधविश्वासी, पाखंडी। हमारे यहाँ रूरल एरिया में आज भी जाति व्यवस्था देखने को मिलती है। नई मशीन्स, नई टेक्नोलॉजी, नई तरीके के एजुकेशन को लोग स्वागत नहीं करते, वेलकम नहीं करते, तो ट्रेडिशनल तरीके से चीजें चलाई जा रही है। इस वजह से भी हमारे यहाँ रूरल इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। लेस प्रोडक्शन आर सीन इन विलेज, ये सब कारण है जिनकी वजह से गांव के एरिया में ओवरऑल जो प्रोडक्शन है, खेती में हो या दूसरी चीजों में है, वो सारा प्रोडक्शन हमें कम देखने को मिलता है, सिर्फ ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट की वजह से, ओल्ड मशीनरी की वजह से, और साथ ही बैकवर्ड फार्मिंग, यानी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग हम अभी तक कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें करना होगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए हमें पहले लेबर को स्किल करना पड़ेगा, और स्किल के लिए चाहिए एजुकेशन। एजुकेशन की हालत जब तक सुधरेगी नहीं, तब तक आप ड्यूअल इकोनॉमी से बच नहीं सकते हो। रूरल और अर्बन एरिया में ये डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। इसकी वजह से कई तरीके की समस्याएं, सांप्रदायिक समस्याएं, कम्युनल वायलेंस क्रिएट हो रहा है। रूरल एरिया के लोग अर्बन एरिया में आते हैं, अर्बन एरिया के साथ उनकी मुठभेड़ हो जा रही है, झगड़ा हो जा रहा है, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे झगड़े हो रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इन सब के पीछे का कारण है ड्यूअल इकोनॉमी। जब तक एक भारत में दो भारत रहेंगे, तब तक ये दो भारत कॉन्ट्रडिक्शन ही क्रिएट करेंगे, क्राइसिस ही क्रिएट करेंगे। एक भारत में एक भारत ही होना चाहिए, ना कि दो भारत होना चाहिए, लाइक रूरल और अर्बन। चलिए नेक्स्ट, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये 8वां कारण है। ये 8वां कारण है जिसकी वजह से आज भी हम डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आते हैं। विकास
कर ही रहे हैं अभी। नेक्स्ट, crucial vital infrastructure facilities like education, transportation, communication, electricity, health facility, banking, etc. are less lacking in developing countries, which hinders the development of a nation. हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से या इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है कि एक ढांचा, मान लीजिएगा आपको इंडस्ट्री खोलनी है तो इंडस्ट्री खोलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, एक जमीन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अच्छी सड़क चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे आनी चाहिए, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, आसपास के लेबर स्किल्ड होने चाहिए। ये तमाम चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आती है, तब तो जाकर के वो इंडस्ट्री प्रोडक्शन करेगी और उस इंडस्ट्री का अपलिफ्टमेंट होगा, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, लोगों की आय इनकम बढ़ेगी, डिमांड सप्लाई का चेंज चलेगा। तो भारत में इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से भी भारत आज डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आता है। हमारे यहाँ ठीक कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 उपलब्ध नहीं है रूरल और इवन कुछ अर्बन एरियाज में भी आजकल हम देखते हैं कि बिजली की कटौती काफी हो रही है। नेक्स्ट 9 पॉइंट, फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का फॉर्म है, इस वजह से भी भारत डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आता है। क्या है ये समझते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज डिफरेंट। दीज कंट्रीज मेनली एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट्स एंड फार्म प्रोडक्ट एज वेल as mineral ores. This type of product have less demand and low rate, so less income is gained by exporting these goods. हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो हम विदेशों के साथ व्यापार करते हैं, भारत बहुत सी ऐसी चीजें बनाता है जिसका एक्सपोर्ट काफी कम है, काफी लेस है। अब आप बताइए कि ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड ही पूरी दुनिया के बाजार में कम हो, भारत को प्रोड्यूस अगर करता रहेगा तो क्या भारत की आय इनकम बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोड्यूस करते हैं जिसका इस्तेमाल दुनिया के बहुत सारे देश अब नहीं कर रहे हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी और कई तरीके की मशीन्स या एआई का यूज करके ऐसे डिमांडफुल प्रोडक्ट बनाने चाहिए जिससे हमारा देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप नेशन की कैटेगरी में आ जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 9 पॉइंट हमने देखा फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी में। इसमें से एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनते हैं, यू कैन राइट एनी 6 पॉइंट इन डिटेल एंड ऑब्टेन गुड एग्रीगेट। बहुत अच्छा नंबर आप पाएंगे अगर इनमें से कोई भी 6 पॉइंट को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देते। तो चलिए नेक्स्ट, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है और यहां से क्वेश्चंस रिपीटेडली बनते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन है वो है या टॉपिक है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी देश अपनी आर्थिक गतिविधियों की वजह से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से अपलिफ्ट करता है या ड्रास्टिकली बहुत रिड्यूस भी करता है। जिस देश में जितना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, आप ऑब्जर्व कीजिए कि उस देश में उतनी ही ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है ना। अब यहाँ से एक सवाल आपके दिमाग में खड़ा हो रहा होगा, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है? एंड ऑल्सो दूसरा सवाल भी खड़ा हो रहा होगा कि व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो इन दोनों में फर्क क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के एस्पेक्ट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि भाई इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में फर्क है। सच एक्टिविटी, ऐसी गतिविधि या ऐसी एक्टिविटी जिसको करने से हमें अर्निंग होती हो, इट मींस हम पैसा कमाते हो, ऐसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो हम कहेंगे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसी गतिविधि, ऐसी एक्टिविटी जिसका पर्पस, जिसका एंड यूज पैसा कमाना ना हो। क्लियर? दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस एक्टिविटी जिसका पर्पस हो अर्न करना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच मींस जिसका पर्पस हो अर्न न करना, कमाई न करना, जो कि सेवा के भाव से किया जाता हो, सर्विस के लिए किया जाता हो। तो ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी एक्टिविटी जो पैसा दे वो इकोनॉमिक, और ऐसी एक्टिविटी जो सेवा के भाव से किया जाता हो, सर्व किया जाता हो, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज ऑफ अ फार्मर एंड आर्टिसंस, अ बिजनेसमैन, अ टीचर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे हमने देखा सेम चीज मैंने जो आपको बताई। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम अपना पैसा, समय स्पेंड करते हो फॉर द पर्पस। क्या उद्देश्य रहता है हमारा? अर्निंग, कमाई। जैसे एक फार्मर फार्मिंग क्यों करता है? फार्मर फार्मिंग करता है ताकि उससे अर्निंग हो। एक टीचर टीचिंग क्यों कर रहा है? ताकि उससे अर्निंग हो। एक वकील
कोर्ट कचहरी में केस क्यों लड़ने जाता है? ताकि उससे अर्निंग हो। एक डॉक्टर आपकी बीमारियों को डायग्नोस करके आपको दवाइयां क्यों प्रिस्क्राइब करता है? जस्ट बिकॉज ऑफ अर्निंग। तो ये सारी एक्टिविटीज जिससे अर्न किया जाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटीज दैट आर नॉट एम्ड एट ऑब्टेनिंग इनकम और reciprocate something indirectly are called non-economic activities. For example, nurturing of a child by the mother, activities of social services done by a social worker, etc. can be identified as a non-economic activities. सेम चीज, ऐसी एक्टिविटी जिसका पर्पस सर्व करना हो, सेवा भाव से किया जाता है। इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल मैंने बताया, लाइक फार्मर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, ये सारे एग्जांपल सेट हैं आपके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक एग्जांपल है जो कि यहाँ दिया गया है और वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने जैसा एग्जांपल है ये, जो कि नर्चरिंग ऑफ चाइल्ड बाय अ मदर। एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम और उस प्रेम की वजह से जो पालन पोषण माँ करती है, क्या माँ आपका पालन पोषण इसलिए करती है क्योंकि वो अर्न कर सके? क्या उनका पर्पस पैसा कमाना है? नहीं, उनका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, उनका पर्पस है सेवा। इट मीन सेवा भाव से वो आपको नर्चर करती है, आपका पालन पोषण करती है, आपकी अपब्रिंगिंग करती है, ऐसा कह सकते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एकमात्र एग्जांपल आपको लिखना है जो है नर्चरिंग ऑफ चाइल्ड बाय मदर। चलिए नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये भी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन सी में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है और ये काफी आसान है, जिसको समझना भी बहुत इजी है, साथ ही याद रखना भी काफी इजी है। आपको बस पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, पॉइंट्स के कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है और भाषा पे थोड़ी भी अच्छी पकड़ है तो आप एसएस में बहुत ही बेहतर मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं। यहां पर हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे। वेरियस ऑक्यूपेशंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इन 3 सेक्शन। बहुत सारी एक्टिविटी, जैसे दुनिया में जो एक्टिविटीज होती है ना, हम सभी एक्टिविटी को 3 कैटेगरी में या 3 सेक्शंस में बांट सकते हैं। जो पहला सेक्शन है वो है प्राइमरी सेक्टर, और दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा जिसको हम सर्विस भी कहते हैं और टर्चरी भी कहते हैं। तो अगर टर्चरी या सर्विस दोनों में से कोई भी एक शब्द आए तो डोंट कंफ्यूज, आपको समझना है कि बोथ आर सेम, दोनों एक ही शब्द हैं, दोनों का मतलब भी लगभग सेम ही। तो हम दुनिया में होने वाली एक्टिविटीज को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी जिसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, और तीसरा सर्विस एंड यू कैन कॉल टर्चरी सेक्टर ऑल्सो। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर एंड तीसरा है सर्विस सेक्टर। इसी सर्विस सेक्टर को हम टर्चरी सेक्टर भी कह सकते हैं। फिलहाल के लिए आप सर्विस सेक्टर याद रखिए। These classifications of economic activities are recognized as commercial structure. All the 3 sections and activity included in them may be discussed as follows. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स में 3 तरीके की एक्टिविटीज बताई गई हैं। वो एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे कि एक्टिविटी है क्या। तो देखिए, ये सारी एक्टिविटी को हम कमर्शियल एक्टिविटी कहते हैं। कमर्शियल एक्टिविटी मीन्स ऐसी एक्टिविटी जिस एक्टिविटी से हमें पैसे मिलते हैं। तो पूरी दुनिया काम कर रही है और वो काम का दाम अगर उसे ना मिले तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही नहीं, वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो तो सेवा के भाव से किया गया। इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था का ढांचा है, वो ढांचा 3 तरीके के सेक्टर पर निर्भर करता है। भारत 3 सेक्टर से अर्निंग करता है, पैसा कमाता है। यहाँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं समझ रहे, हम यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ रहे। तो भारत इकोनॉमिक एक्टिविटी से पैसा किन किन सेक्टर से ऑब्टेन करता है? देयर आर 3 सेक्टर्स। फर्स्ट इज प्राइमरी, second is secondary and third is service and you can also write tertiary. आप लिख सकते हैं टर्चरी सेक्टर। चलिए आते हैं हम, भारत प्राइमरी सेक्टर से पैसा कमाता है, सबसे पहला सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, प्राइमरी सेक्टर होता क्या है, इन टॉपिक में हम ये समझेंगे। एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज कैटल रियरिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिशिंग, पोल्ट्री फार्म, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, माइनिंग ऑफ रॉ मेटल्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? प्राइमरी सेक्टर मीन्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ऐसी तमाम चीजें, ऐसी तमाम एक्टिविटीज जो कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहेंगे। जैसे इस देश में लोग खेती करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, कैटल रियरिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, एनिमल ब्रीडिंग जिसे हम कहते हैं, कैटल रियरिंग करते हैं, बी कीपिंग करते हैं। ऐसी तमाम एक्टिविटीज किस कैटेगरी में आती है? प्राइमरी सेक्टर में। और ऐसी तमाम एक्टिविटीज से इंडिया को क्या मिलता है? अर्निंग मिलती है, पैसा मिलता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटी
ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के साथ साथ उसके आसपास जो जुड़ी हुई एक्टिविटीज होती हैं वो सारी एक्टिविटी कंसीडर की जाती है एज अ प्राइमरी सेक्टर। ये पहला सोर्स है भारत का जहां से भारत पैसे कमाता है। इवन पूरी दुनिया की बात की जा रही है यहाँ, लेकिन मैं आपको पर्टिकुलर भारत का एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ। सेकेंडरी सेक्टर भारत को दूसरी अर्निंग का सोर्स देने वाला सेक्टर है विच इज सेकेंडरी सेक्टर। क्या है सेकेंडरी सेक्टर? स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए, factories, constructions, electricities, gas and water supply are included in this section. This section is also acknowledged as industry which includes production from small pin to gigantic और मशीन, ऐसा कह सकते हैं। बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं, एक छोटे से पिन से लेकर के, सुई से लेकर के बड़े बड़े हवाई जहाज या एरोप्लेन बनाने की जो एक्टिविटी है वो कहाँ होती है? इंडस्ट्री में होती है। इसलिए हम सेकेंडरी सेक्टर में वो तमाम चीज़ों को इंक्लूड करेंगे जिनको प्रोड्यूस करने में हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री का, कारखानों का। क्या क्या चीज़ें हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कम्युनिकेशन, ये तो खैर सर्विस सेक्टर की चीज़ हो गई। तीसरी जो हमने बताई एक चीज़, एक छोटे से पेन से बड़ी मशीन तक जो बनाई जाती है वो इंडस्ट्री में बनाई जाती है। तो ये दोनों सेक्टर एक्चुअली में आपस में जुड़े हैं। एग्रीकल्चर में अगर प्रोडक्शन ना हो तो इंडस्ट्रीज उस रॉ मटेरियल का यूज़ कर ही नहीं पाएगी, रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं कर पाएगी तो वो इंडस्ट्री में चीज़ें बना नहीं पाएगी। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में मान लीजिए आया एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में हमने क्या प्रोड्यूस किया? फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोड्यूस किया कॉटन, कॉटन प्रोड्यूस किया। अब कॉटन प्रोड्यूस हमने किया तो ये कॉटन हो गया कैश क्रॉप, और इस कॉटन का जो यूज़ है वो एज अ रॉ मटेरियल हम यूज़ कहाँ करेंगे? इंडस्ट्री में। कहाँ यूज़ करेंगे? इंडस्ट्री में। इस कॉटन का इंडस्ट्री में यूज़ क्यों किया जाएगा? किया जाएगा शर्ट बनाने के लिए, पैंट बनाने के लिए, तमाम तरीके के फैब्रिक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इन कॉटन से यान बनते हैं, धागे बनते हैं, उन धागों को बुन करके कपड़े बनाए जाते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है, और सेकेंडरी सेक्टर बिना प्राइमरी सेक्टर के चल ही नहीं सकता, क्योंकि रॉ मटेरियल उसको एग्रीकल्चर से मिलता है। ज्यादातर जो कैश क्रॉप्स वाले रॉ मटेरियल्स हैं लाइक तंबाकू, शुगर केन, मूंगफली, कास्टर्ड, सरसों का तेल, ऐसे तमाम चीजें प्राइमरी सेक्टर से मिलती हैं इंडस्ट्रीज को। तो प्राइमरी सेक्टर में आ गया आपका एग्रीकल्चर और रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ गया? सेकेंडरी सेक्टर में हो गया इंडस्ट्री। एक छोटी इंडस्ट्री से लेकर के बड़ी इंडस्ट्री, ये सारी चीजें कैटेगराइज होती है एज अ सेकेंडरी सेक्टर। और इन इंडस्ट्री में होता क्या है? तो छोटे से पिन से लेकर के बड़ी सी मशीन तक बनाई जाती है। ये हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर, जहां से भारत को अर्निंग होती है। भारत में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, खास करके कुछ अर्बन और कुछ शहरों की बात अगर हम करें तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती है। सर्विस सेक्टर, ये तीसरा सेक्टर है जहां से भारत कमाई करता है, या कह सकते हैं पूरी दुनिया कमाई करती है। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। सर्विसेज लाइक ट्रेड, कम्युनिकेशन, एयरवेज, वाटरवेज, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर। सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरा वो सेक्टर है जहां से भारत अपनी अर्निंग करता है। अब सर्विस सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं? कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें सर्विस सेक्टर है। सर्विस मीन्स व्हाट? सर्विस मतलब सेवा देना, और उस सेवा के बदले में पैसा लेना, ये सर्विस है। जैसे हम बहुत सारे आजकल ऐसे एप्लीकेशंस देखते हैं जो कि फूड आपके घर तक प्रोवाइड करता है, जोमेटो है, स्विगी है। ये क्या कर रहा है? आपके घर पे आके ये सेवा दे रहा है, ये सर्व कर रहा है, सर्विस दे रहा है, और इस सर्विस के बदले में वो कंपनी आपसे क्या लेती है? चार्ज लेती है। तो ये चीज भी सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होगी। चलिए नेक्स्ट, नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। ज्यादातर डेवलपिंग नेशन में प्राइमरी सेक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है। इट मींस वहां के ज्यादातर लोग अपनी कमाई प्राइमरी सेक्टर से करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। बाकी आप यूरोप के कई देश देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के कई देश देखेंगे जहां पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। ऐसे देशों में सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर से कमाई बहुत ज्यादा होती है। प्राइमरी सेक्टर पे वहां के लोगों की डिपेंडेंसी बहुत कम होती है। वो लोग ज्यादातर प्राइमरी सेक्टर में मशीन्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इनसफिशिएंट होने की वजह से आज भी ह्यूमन लेबर वहां पर ज्यादा यूज किया जाता है। तो ऐसा देश जो कि डेवलपिंग मोड पे है, ज्यादा डिपेंडेंसी उसकी प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है सेक्शन डी में, बहुत इंपॉर्टेंट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बहुत जरूरी टॉपिक है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कंसेप्ट क्लियर करते चलो, हर एक पॉइंट में कंसेप्ट क्लियर करते चलो। पहला, production is done with the help of natural resources and labor. Different type of tool are used for production. These factors are divided into 4 parts: land, capital, labor
एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत लोग इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ते हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगह जगह की जो ओरिजिनल लैंग्वेजेस होती हैं, टंग उस तरीके से सेट हो जाती है, तो समटाइम कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप की जगह एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम बेसिकली प्रोनाउंस एंटरप्रेन्योरशिप ही करेंगे। तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताया। फैक्टर मतलब क्या? फैक्टर मतलब कि कौन से ऐसे घटक हैं, कौन से ऐसे चीजें हैं जिन चीजों की वजह से प्रोडक्शन होता है। मान लीजिए कि आपको कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, प्रोडक्शन करना है, जैसे मान लीजिए आपको पेन प्रोड्यूस करना है। अब पेन प्रोड्यूस करने के लिए ये एक बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, तो पेन प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए? बेसिक सा फंडा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, 4 चीजें हमें चाहिए जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंड, एक जमीन चाहिए जहां पे हम इंडस्ट्री बैठा सके, वहां मशीन बैठा सके और उस मशीन के थ्रू हम पेन का प्रोडक्शन कर सके। दूसरा क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल तो चाहिए, बिना कैपिटल के प्रोडक्शन कैसे होगा? तो सेकंड फैक्टर क्या हो गया प्रोडक्शन का? कैपिटल। तीसरा क्या चाहिए? अब ये पेन जो है इसको तो कोई लेबर, कोई मजदूर ही प्रोड्यूस कर पाएगा, कोई स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस कर पाएगा, और जब इसको क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना होगा तो हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो पहला फैक्टर हो गया क्या इस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए? लैंड, जमीन चाहिए। दूसरा फैक्टर क्या हो गया? लैंड के साथ साथ कैपिटल। तीसरा फैक्टर क्या हो गया? लेबर, स्किल्ड लेबर। एंड फोर्थ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप हम एक ऐसे कंसेप्ट को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति जो कि रिस्क टेकर होता है, जो कि बिजनेस को शुरू करने वाला होता है या बिजनेस को ऑपरेट या मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति होता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो ये 4 चीजें किसी भी प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है, जिसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 चीज अगर ना हो तो हम दुनिया में किसी भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ये चीज बिल्कुल कीप इन माइंड। चलिए, पहला लैंड। In normal sense, land is the upper layer of the surface of the earth, but in terms of economics, land means different type of natural resources, which includes forest, rivers, mountains, minerals, presents, and in the interior of the earth, metals, etc. present on the earth's surface. Thus, land is natural tool for production. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फैक्टर प्रोडक्शन में पहला पॉइंट हमने क्या देखा? लैंड। व्हाट इज लैंड? जमीन क्या है? तो जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जो नॉर्मल सेंस में लैंड को हम कहेंगे कि भाई अपर लेयर ऑफ द सरफेस, मतलब जमीन के ऊपर का जो हिस्सा है, डेनुडेशन ऑफ रॉक्स है, उसे हम लैंड कहते हैं, भाई ये जमीन। लेकिन इकोनॉमिकली लैंड को अलग ढंग से समझा जाता है। इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब होता है वन टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर अलग अलग तरीके के मिनरल्स हमें मिलते हैं, रिसोर्सेस मिलते हैं। और लैंड एक ऐसा टूल है जो कि नेचुरल है, जो मैनमेड नहीं है, जो हमने नहीं बनाई, आपको भी पता है। एक क्वेश्चन यहां से एमसीक्यूज का बनेगा, लास्ट में जब मैं चारों टॉपिक पढ़ाऊंगा तो चारों से आपको एमसीक्यूज बता दूंगा कि कहां कहां से क्वेश्चन बनेगा। तो लैंड एक ऐसा सोर्स है जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक है, हमने नहीं बनाया लैंड, जमीन हमें प्रकृति ने दी। तो लैंड एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि नेचुरल है, जिससे हमें मिनरल्स मिलते हैं, फॉरेस्ट मिलता है और तमाम तरीके की चीजें मिलती हैं। तो एक तो लैंड हो गया ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में, जिसको हम अपर लेयर सरफेस कहेंगे, और एक किसके कॉन्टेक्स्ट में हो गया? इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, जिसको हम कहेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक टूल है। वो एक नेचुरल रिसोर्स है जहाँ पे माइंस, कोल्स, पेट्रोलियम्स और ऐसी तमाम रिसोर्सेस मिलती हैं जिसका यूटिलाइज करके हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करते हैं, अपनी डिमांड को फुलफिल करते हैं। ये लैंड है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकंड पॉइंट, कैपिटल। Man-made instruments helpful in production process such as instruments, tool, houses, etc. are included in capital, property, assets and investment, etc. Now, what is capital? Capital मतलब ये मत समझ लेना कि वो किसी तरीके की करेंसी है। कैपिटल मतलब करेंसी नहीं होता। कैपिटल में बहुत, कैपिटल एक वास्ट अपने आप में उसका डेफिनेशन हो सकता है। तो कैपिटल में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी? कैपिटल में इंक्लूड होंगी एसेट्स। एसेट्स जिसको हम संपत्ति कहते हैं, संपत्ति कहते हैं। एसेट के साथ साथ और क्या क्या चीजें इंक्लूड की जा सकती है? तो एसेट्स के साथ साथ प्रॉपर्टी, एसेट के साथ साथ कैपिटल, या प्रॉपर्टी के साथ साथ कैपिटल, पता भी कह सकते हैं। तो कैपिटल इज व्हाट? तो कैपिटल में इंक्लूड होगा आपका एसेट्स, आपके इंक्लूड होंगे प्रॉपर्टी और आपका कैश, जो करेंसी हम कहते हैं। ये तमाम चीजें कैपिटल में ही इंक्लूड होगी। कैपिटल मींस करेंसी ही नहीं होता सिर्फ, प्रॉपर्टी भी है, उसका मतलब एसेट्स भी है, कैश भी है, वो सब कैपिटल का हिस्सा है। या मान लीजिए आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, वो भी काइंड ऑफ कैपिटल है आपका। अब जब चाहे उसे बेच सकते हैं। आपने घर में गोल्ड परचेस करके रखा है, सिल्वर परचेस करके रखा है, डायमंड परचेस करके रखा है, वो भी काइंड ऑफ कैपिटल है। उसे भी अगर बेचेंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। तो वो कैपिटल का ही हिस्सा है। दिस ऑल थिंग्स इंक्लूडेड इन कैपिटल।
क्लियर? चलिए, तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर. लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विद द एम टू ऑब्टेन मॉनेटरी गेन. लेबर इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये इंपॉर्टेंट है, यहां से फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बनता है. इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर क्या है? अकेला लेबर लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि जिंदा है, बाकी नॉन लिविंग है. ये तो एंटरप्रेन्योरशिप तो एक तरीके का कंसेप्ट है, ये तो फिजिकल चीज थोड़ी है, तो एक आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है. बट लेबर एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये सिर्फ विचार नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है फिजिकली. हम मजदूरों को टच करके फील कर सकते हैं क्योंकि वो लिविंग है, वो जिंदा है, वो चल सकता है, वो मूवमेंट करता है, वो बोलता है, वो सुनता है. ये अकेला लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विद द एम ऑफ ऑब्टेन मॉनेटरी गेन. लेबर का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक और शारीरिक रूप से मेंटल और फिजिकली वर्क करता है टू ऑब्टेन मॉनेटरी गेन, टू ऑब्टेन मॉनेटरी गेन, पैसे कमाने की वजह से वो फिजिकली या मेंटली काम करता है, तो हम कहेंगे कि वो लेबर. आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ लेबर, क्योंकि मैं एक मानसिक मेहनत कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी क्या हुआ? मैं भी लेबर हूँ. कुछ लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हालांकि दिमाग का यूज तो हर जगह किया जाता है, लेकिन कहीं ज्यादा कहीं कम. टीचिंग की फील्ड में मेंटल वर्क ज्यादा होता है, और दूसरी आप कुछ फील्ड्स ऐसा ले लें जिसमें फिजिकल मेहनत ज्यादा होती है, मेंटल वर्क कम होता है. वी बोथ आर लेबर्स. मैं भी लेबर हूँ, वो भी लेबर है, हम दोनों लेबर है. एंड वी बोथ आर लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. हम दोनों लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. चलो, वर्क ऑफ फार्म लेबर्स, वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर, आर्टिशियंस एटसेट्रा इज कॉल्ड लेबर. लेबर, सब लेबर है, यहाँ लिखा हुआ है. वर्कर्स भी लेबर हैं, टीचर्स भी लेबर हैं, डॉक्टर भी लेबर है, आर्टिशियंस भी लेबर है, ये सब लोग लेबर है. इनमें से कुछ मेंटल वर्क कर रहे हैं, मेंटली वर्क कर रहे हैं, तो कुछ फिजिकली काम कर रहे हैं, बट काम तो कर रहे हैं. काम करने वाला, कर्म करने वाला लेबर. क्लियर? चलो, चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप. ये चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. द पर्सन हु एफिशिएंटली कंबाइंस द थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटल एंड लेबर, इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर. यहाँ पे एक सवाल सेक्शन बी में बनेगा कि भाई ये एंटरप्रेन्योर होता क्या है? द पर्सन हु कंबाइंस all the three factor of production like land, labor and capital is called entrepreneur. ऐसा व्यक्ति जिसके पास जमीन है, कैपिटल है और लेबर है, स्किल्ड लेबर, वह व्यक्ति क्या होगा? वो रिस्क टेकर है, वो बिजनेस शुरू करने वाला है, तो वो एंटरप्रेन्योर है. क्लियर? तो यहाँ चार फैक्टर प्रोडक्शन देखा हमने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड क्या है? नेचुरल फैक्टर है, यहाँ से एक मार्क का क्वेश्चन बनेगा. लैंड क्या है? नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि प्रकृति ने हमें दिया. कैपिटल क्या है? मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, करेंसी इंसानों ने बनाया ना, प्रॉपर्टी का कंसेप्ट इंसानों ने बनाया, तो कैपिटल क्या है? मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लेबर क्या है? लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. एंड दोज हु कंबाइन ऑल द थ्री ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर. जिनके पास ये तीनों चीजें हैं वो कौन है? वो एंटरप्रेन्योर है, वो रिस्क टेकर है, वो बिजनेस पर्सन है, वो स्टार्टअप करने वाला व्यक्ति है, जो इन तीनों फैक्टर के साथ अपना एक बिजनेस शुरू कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, वो एंटरप्रेन्योर. तो ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें से मैंने आपको बता दिया सेक्शन ए के क्वेश्चन कहां से बनेंगे, और ये पूरा जो कंसेप्ट है वो अपने आप में ही 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, जिसको हम सेक्शन डी में रख सकते हैं. क्लियर? चलो नेक्स्ट. अब यहाँ पे एक चीज आती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इस टॉपिक में हम यही देखते हैं. Human want are unlimited while resources to fulfill them are limited. Explain the statement. यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सेक्शन सी का, बना हुआ है 3 मार्क्स का क्वेश्चन. ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेस आर लिमिटेड. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. आपको एक्सप्लेन करना है, इंसानों की जो जरूरत है उसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन रिसोर्सेज जो पृथ्वी पे हैं, धरती पे हैं, वो तो लिमिटेड है. आपको जैसा कि मैंने बताया, कोल पेट्रोलियम को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते आप, और जमीन के टुकड़ों को नहीं बढ़ा सकते, पॉसिबल ही नहीं है. कुछ चीज इम्पॉसिबल भी तो होती है, जिसमें से कि ये चीज है. तो ह्यूमन वांट्स, इंसानों की जो जरूरत है वो अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है. अब इस लिमिटेड रिसोर्स में अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है, कैसे हो पाएगा? इसी को तो हम डिजायर कहते हैं, इसी को तो हम डिजायर कहते हैं, इच्छा. हमारी इच्छाएं कभी कमी नहीं होती है, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं. डिजायर अपने आप में एक फिलोसॉफिकल टर्म है. डिजायर से मुक्ति, यही तो धर्म कहता है कि धर्म क्या है? धर्म है डिजायर से मुक्ति, अपनी इच्छाओं से परे हो जाना, यही धर्म.
अब एक ही तरीका है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करना, वो है अपने डिजायर से मुक्ति। एक ही तरीका। चलो नेक्स्ट, नो नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज रिसोर्सेज इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। दुनिया का कोई भी देश ये नहीं दावा कर सकता कि हमारे पास जीने के लिए सभी संसाधन अवेलेबल है, सभी रिसोर्सेज अवेलेबल है, कह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। आज इंडिया अपनी कोल का या पेट्रोलियम का कह सकते हो सिर्फ 30% प्रोड्यूस कर पाता है, बाकी का 70% वो कहां से लेता है, वो इंपोर्ट करता है, दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। तो क्या भारत ये कह सकता है छाती पीट करके कि हमारे पास अपनी जरूरत का सारा पेट्रोलियम और कोल पड़ा हुआ है? नेवर। कोई भी दुनिया का देश उसके पास सफिशिएंट 100% रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, उसको जरूर किसी दूसरे देश की जरूरत पड़ती है, वो जरूर किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्टली किसी दूसरे देश पे निर्भर है, डिपेंडेंट है। भारत भी है, अमेरिका भी है, चाइना भी है, हर देश है, दुनिया के जितने आप सुपर पावर का नाम ले लो वो सब डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली बट डिपेंडेंट है। अमेरिका भी डिपेंडेंट है चाइना पे इलेक्ट्रिक चीजों के लिए, चाइना भी अमेरिका पे डिपेंडेंट है कुछ फॉसिल फ्यूल्स के लिए। ये डिपेंडेंसी तो है, बिना डिपेंडेंसी रिलेशन होगा नहीं, फॉरेन रिलेशन ऐसे ही तो चलते हैं। नेक्स्ट, there will always be scarcity of factor of production. As a result, every country faces problem related to allocation of resources. Many questions arise such as why, when and how much quantity of limited resources can be used. यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज जो धरती पे है वो लिमिटेड है, तो एक सवाल, एक कंसेप्ट पूरी दुनिया में पैदा हुआ जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन्स जितना जरूरत उतना इस्तेमाल। ये सवाल सबके मन में उठना चाहिए कि हम अपनी ज़रूरतों को कहाँ तक लेकर के जाए। जैसे गांधी जी ने एक चीज़ कही भी थी कि इस नेचर ने, इस प्रकृति ने इंसानों को या जीव को इतना सब कुछ दिया है कि हम ज़रूरत सबकी पूरी कर सकते हैं, बट डिज़ायर, इच्छा किसी एक की भी पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि इच्छा की कोई सीमा नहीं, डिज़ायर का कोई लिमिटेशन नहीं। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम सबको अपनी डिज़ायर्स का लिमिट बांधना चाहिए, क्योंकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देने वाले? पॉल्यूटेड एयर, गंदा पानी, खराब क्लाइमेट जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, क्या हम ये देने वाले? अपने बच्चों से प्रेम करना मतलब अपने बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ना ज़रूरी है। तो हम सभी को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। वो कैफी आज़मी साहब का एक शेर भी है कि इंसानों की जो इच्छाएं होती है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, मरने के बाद 2 गज कफन के साथ 2 गज ज़मीन भी इंसान मांगता है। तो मरने के बाद भी आप देखिए कि 2 गज ज़मीन तो हम लेके ही जाते हैं, 2 गज कफन के साथ। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इच्छाओं को सस्टेनली चलाएं, ज़रूरत हो उतना सिर्फ इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए, अनलिमिटेड वांट्स, हमारी जो ज़रूरत है वो असीमित है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। Human wants are uncountable and unlimited, so many wants originates from one want. एक इच्छा से कई तरीके की इच्छाएं शुरू होती है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे एक झूठ बोलने के बाद कई तरीके के झूठ बोलने पड़ते हैं, ऐसे ही एक डिजायर अगर आपकी क्रिएट होती है तो उस एक क्रिएटेड डिजायर के बाद मल्टीपल डिजायर्स आपकी क्रिएट होती है। बहुत जरूरी है अपने मन पे काबू करना, संतुलन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। Many requirements are to be fulfilled again and again, while many wants arise because of development of science and technology. Thus, because of many reasons, wants become unlimited. So, in order to fulfill the wants, one has to make selection among wants. देखो, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तब इंसानों की जरूरत तो थी, लेकिन बहुत बेसिक आधारभूत जरूरतें थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने के बाद आप खुद देखिए कि सुबह से शाम तक आपकी कितनी जरूरत ऐसी है जो कि आज से 100 साल पहले नहीं हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल टेक्नोलॉजी और साइंस का डेवलपमेंट हुआ तो मोबाइल फोन हमें दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग इंफॉर्मेशन, गेनिंग नॉलेज। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर रहे हैं ये हम सब आज देखते हैं सोशल मीडिया पे किस तरीके के कंटेंट चलते हैं जो कि बिल्कुल ही बेकार तरीके के कंटेंट्स हैं, जिसका रियल इश्यूज से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो चल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अल्टीमेटली कंजप्शन की तरफ दौड़ रहे हैं। बस हमारे लिए सक्सेस का जो डेफिनेशन है वो कंजप्शन है, जो जितना ज्यादा कंजप्शन कर लेता है वो उतना सक्सेस है। ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है डेवलपमेंट, बिल्कुल गलत डेफिनेशन। इसलिए ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और इस अनलिमिटेड वांट्स को हमें कैसे भी कम करना है, क्योंकि रिसोर्सेस आर लिमिटेड और इस लिमिटेड रिसोर्स में अनलिमिटेड आबादी का कैसे बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर पाएंगे? नेवर।
बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटीज। As the resources to satisfy wants are limited, the individual has to decide which wants is more important. He has to satisfy his requirement in the order to priority. यहाँ पे ये बताया गया है कि हमें डिसाइड करना होगा कि हमारी जब बहुत सारी वांट्स, इच्छाएं, डिजायर्स होती हैं, उनमें से कौन से इच्छा, कौन से डिजायर हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है, उन जरूरत भरी चीजों को ही प्रायोरिटी देना है, हमें सुप्रीम मानना है, उसी को पहले फुलफिल करना है, ये हमें डिसाइड करना होगा। वरना हमारी प्रायोरिटीज अगर सेट नहीं होंगी तो हम ऐसे ही रिसोर्सेज को बर्बाद करते रहेंगे और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो हमसे भी बुरी जिंदगी जिएगी, बिल्कुल बुरी जिंदगी जिएगी, ऐसा कह सकते हैं। तो हमारी प्रायोरिटीज सेट करना है कि हमारी जरूरत क्या है और हमारी इच्छाएं क्या है। इच्छाओं पे काबू और जरूरत को बिल्कुल फुलफिल कीजिए। जरूरत का कंजप्शन करना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन इच्छाओं पर काबू करना बहुत जरूरी है। चलिए, तीसरा है लिमिटेड रिसोर्सेज। Factors of production mainly include natural wealth and man-made wealth. All these tools are limited, so they have to be utilized judiciously. Distribution of tools has to be done, keeping selected wants in the center. Limited resource, जो मैंने बताया, limited resource है तो हमें ये सेट करना होगा कि हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल कब तक और कहाँ तक करना है, और बहुत न्यायपूर्ण तरीके से, जुडिशियरी हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम न्याय नहीं करेंगे अपने संसाधनों के साथ, अपने रिसोर्सेज के साथ, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को ये रिसोर्सेज देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे हमारे पूर्वजों ने फ्रेश वाटर मुफ्त में पिया, अब हम जो फ्रेश वाटर पी रहे हैं वो बॉटल के ढक्कनों में बंद है। हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी शायद वो बॉटल के ढक्कनों के भीतर वाला पानी भी ना देख पाए। तो सीक्वेंस वाइज हमारी जो कंजप्शन की बुद्धि है उसका नुकसान कितना ड्रास्टिकली हो रहा है आप देख रहे हैं। खुले जगह पर पानी अवेलेबल हुआ करता था, तालाबों में, कुआं में, नदियों में, फ्रेश वाटर्स। आज फ्रेश वाटर्स हमें बॉटल के ढक्कनों में बंद, डब्बों में बंद, और रुपए पैसे दिए जा रहे हैं उस चीज़ के लिए। हमारी आने वाली पीढ़ी को शायद ये भी ना मिले, पॉसिबल है। तो ये सब कारण है, रीज़न है, एक्सेस यूज ऑफ रिसोर्सेस, बॉन्ड्स के हिसाब से नहीं, डिजायर्स के हिसाब से यूज करने की वजह से आज ये हालत हुई। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज। ये चौथा चीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जितना जरूरत उतना उपयोग, यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टू सस्टेन लाइफ एंड फुलफिल अवर बेसिक नेसेसिटीज, नॉट अवर डिजायर्स, फुलफिल अवर वांट्स, हमारी जरूरत बहुत जरूरी है। Resources to satisfy demands are limited. Not only this, they have alternative uses also. When any tool of production may be utilized in more than one way, it means that the tool has multiple uses. यहाँ यही बताएं कि हमें किसी भी रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज करना होगा, बहुत जरूरी है। अगर कोई रिसोर्स एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा भी किसी ढंग से हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। जैसे इंडिया में एक ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन आप इसको समझिए कि हम कैसे अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की मैंने अभी एक शर्ट पहन रखा है, अब बढ़ती उम्र के साथ बच्चों की हाइट भी बढ़ती है, ऊंचाई भी बढ़ती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ होता क्या है कि अगर घर में एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है तो बड़े भाई ने जो शर्ट पहन रखी है वो एक दिन तो वो शर्ट उससे छोटी हो जाएगी क्योंकि उसकी हाइट बढ़ रही है। अब वो जो छोटा शर्ट है वो अपने भाई को वो पहनने दे देता है। अब उसका भाई वो कुछ दिन तक ये शर्ट को पहनता है तो वो शर्ट ठीक है, उसका भी एक टाइम लिमिट है, एक लाइफ स्पान है। वो शर्ट फट जाता है, फट जाने के बाद मम्मी उसे फिर रफू कर देती है, रफू करने के बाद हम फिर से उसका इस्तेमाल करते हैं। अब समझो कि वो बिल्कुल ही खराब हालत में वो शर्ट अगर हो चुका है तो वो शर्ट का इस्तेमाल हम या मम्मी पिलो में भर देती हैं शर्ट्स को, तकियों में भर देती हैं उस शर्ट्स को। अब वो तकिए हम अपनी गर्दन पे, अपने माथे पे, सिर पे लगा करके कई दिन और कई रातों तक सोते हैं। और जब उस पिलो के अंदर का जो शर्ट है, मटेरियल है, वो रिजिड हो जाता है तो वो शर्ट वापस निकाल दिया जाता है, उस शर्ट का पोछा बना दिया जाता है घर में, हम पोछा लगाते हैं घर में। तो आप देख रहे हैं कि एक शर्ट जो मैंने पहन रखा है उसका कैसे हम ऑल्टरनेटिव और मल्टीपल यूज कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत अच्छा कल्चर है कि हम अपने रिसोर्सेज का मल्टीपल टाइम यूज करें, अगर वो हो तो बिल्कुल जरूरी है। इससे रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं होगी और हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी, बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए सेट किया है, कीप इन माइंड, उसको दिमाग में रखना कि कैसे हम ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में इनको इंप्लीमेंट कीजिए, बहुत जरूरी है। यहाँ पढ़ाई तो जारी है लेकिन क्या फायदा अगर ये सिर्फ एग्जाम तक ही सीमित रह जाए पढ़ाई, कोई फायदा नहीं। बहुत जरूरी है कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज को इंप्लीमेंट करें।
चलिए नेक्स्ट। सो इट मे बी सेड दैट दिस यूजेज इज अल्टरनेटिव, हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव है, अगर एक वस्तु मल्टीपल टाइम इस्तेमाल की जा रही है तो उसे बिल्कुल करना चाहिए, एंड वी कैन से दैट कि हम अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ wheat is sown in a land, bajra, maize, groundnut or any other yield cannot be cultivated, other uses of the land has to be stopped। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, अगर मान लीजिए कि किसी एरिया में या किसी लैंड पे व्हीट का प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसकी जगह बाजरा, मीज, ग्राउंडनट और दूसरी तरीके के रिसोर्सेज या यील्ड, बीज जिसको हम बोल सकते हैं, बोना चाहिए, बिल्कुल बोना चाहिए, उसका अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। Thus, in above mentioned condition, distribution of factor of production is done in such a way that they satisfy to maximum possible demand। ये सेम चीज है, हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करें अपने डिमांड के अकॉर्डिंग। ओके नेक्स्ट, मेथड ऑफ अलॉटिंग, या हम उसे अलोकेशन भी कह सकते हैं, ऑफ रिसोर्सेज। क्या मेथड होना चाहिए अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो क्या मेथड होना चाहिए जिस मेथड का यूज करके हम रिसोर्सेज को अलॉट कर सके, बांट सके, जिम्मेदारी दे सके, क्या मेथड हो सकता है। अब इस टॉपिक में हम मेथड पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज अगर गलत हाथों में चला जाए तो उसका इस्तेमाल भी गलत होगा, और रिसोर्स अगर सही हाथों में जाए, सही पॉलिसी मेकर्स के हाथों में जाए, तो वो रिसोर्सेज का फुल्ली 100% यूटिलाइज होगा समाज की भलाई के लिए, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, बहुत जरूरी। Every nation tried to attain speedy economic development by making the best possible allocation of resources। हर देश बेहतर आर्थिक विकास चाहता है, और बेहतर आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है कि रिसोर्सेज का बंटवारा बेहतर लोगों तक हो, रिसोर्सेज का अलोकेशन अलॉट बेहतर लोगों के पास हो। बेहतर लोगों के पास होगा तो वो बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे, 100% यूटिलाइज कर पाएंगे। अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज मेनली डन बाय टू मेथड। जो रिसोर्सेज हैं पूरी दुनिया के, वो दो मेथड्स में अलॉट किए जाते हैं। फर्स्ट, मार्केट मैकेनिज्म, एंड सेकेंड, सोशल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया में रिसोर्सेज का बंटवारा दो बेसिस पे होता है, मार्केट सिस्टम एंड सोशलिस्ट सिस्टम। ये समझ ले कि हमारे दो हाथ हैं, एक हाथ मार्केट सिस्टम है और एक हाथ सोशल सिस्टम है। राइट हैंड के पास अपनी कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं, योग्यता होती है, लेफ्ट हैंड के पास अपनी कुछ कैपेबिलिटी या योग्यता होती है, और समटाइम हम देखते हैं कि इन दोनों में से कुछ बेहतर आइडियाज को निकाल करके एक नया विचार बनाया जाता है, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। फिलहाल हम दो चीज डिटेल में देखेंगे कि मार्केट सिस्टम क्या है, मार्केट सिस्टम में रिसोर्सेज का कैसे यूज होता है, और सोशलिस्ट सिस्टम में रिसोर्सेज का कैसे यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे। सबसे पहले मार्केट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। Nations like America, Japan, etc. have made their economic development through market system। दुनिया के कुछ देशों का यहाँ एग्जांपल दिया है, जैसे जापान और अमेरिका। इन्होंने अपने यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे किया, किस सिस्टम को अडॉप्ट करके, मार्केट सिस्टम। अब हम आगे देखेंगे कि फीचर्स ऑफ मार्केट सिस्टम क्या है, उसमें मैं बताऊंगा कि मार्केट सिस्टम है क्या और उसे कैसे समझा जाए। मार्केट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मार्केट सिस्टम को हम कैपिटलिस्ट सिस्टम भी कहते हैं। In this method, the process of resources allocation is done on the basis of profit scope। इस सिस्टम में ये सिस्टम का जो सेंटर है वो बहुत बुरा है। पर्सनली मेरा ये मानना है कि सिस्टम का जो सेंटर है वो बहुत बुरा है, इस सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत बुरा है। ये सिस्टम सिर्फ प्रॉफिट के बेस पे काम करता है। मार्केट सिस्टम इज व्हाट, आज अमेरिका पूरी दुनिया में थ्रू द एडवर्टीजमेंट और अलग अलग तरीके की चीजों को क्यों फैला रहा है, फैलाने का एक ही मतलब है, एक ही मकसद है, वो मकसद है प्रॉफिट। कैसे भी उसे अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के बाजार में सेल आउट करना है और वो सेल आउट के जरिए उसे पैसा कमाना है। यहां पर किसी भी तरीके का सोशल वेलफेयर या इंडिविजुअल वेलफेयर की बात नहीं होती। इस सिस्टम का प्रॉफिट ही सेंटर होता है, इस सिस्टम का जो मोटिव है वही प्रॉफिट होता है। चाहे कुछ हो जाए, प्रॉफिट इज एट दिस सेंटर, ये सिस्टम का मकसद होता है, और प्रॉफिट से ही वो तेजी से इकोनॉमिकली डेवलप कर पाते हैं। हालांकि मोरली ये सिस्टम अच्छा नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो सिस्टम समाज की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा, सिर्फ प्रॉफिट को सेंटर में रख के काम कर रहा है, वो तो खराब सिस्टम है, बिल्कुल खराब सिस्टम है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मार्केट सिस्टम की कुछ बुराइयां हैं, तो हमने पिछले कुछ सालों में कुछ अच्छाइयां भी देखी है। एज इट इज सोशल सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों हम देखेंगे। तो ये बिल्कुल कीप इन माइंड, ध्यान रखना कि मार्केट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सिस्टम? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सिस्टम इज प्रॉफिट, मुनाफा, कैसे भी मुनाफा कमाना। इन दिस सिस्टम, इन प्रोडक्शन एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटी, प्रॉफिट इज एट दिस सेंटर। इस सिस्टम में जितनी एक्टिविटी, जितनी गतिविधि होती है, उन सभी गतिविधियों का एक ही मकसद, एक ही सेंटर होता है, जिसे हम कहते हैं मुनाफा, प्रॉफिट। क्लियर? पीपल इन्वेस्ट इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर दे फाइंड मोर स्कोप एंड प्रॉफिट। मार्केट इज कंप्लीटली फ्री इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहता, कोई भी व्यक्ति आसानी से आ सकता है इस मार्केट सिस्टम में, अपनी कंपनी खोल सकता है
कंपनी के अंदर प्रोडक्शन कर सकता है, प्रोडक्शन को सेल कर सकता है और मार्केट से चाहे उतना प्रॉफिट कमा सकता है। तो तीन चीजें ध्यान रखना है। मार्केट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम। मार्केट सिस्टम का जो मोटिव है, सेंटर है, वो क्या है? प्रॉफिट। और मार्केट सिस्टम फ्री सिस्टम होता है। फ्री इट मीन सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। सरकार कभी चेक करने भी नहीं जाती मार्केट सिस्टम में कि हाँ कंपनियां कितना प्रोडक्शन कर रही हैं, वो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही हैं या इंडिविजुअल अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है। नेवर। सरकार बिल्कुल खुले हाथ कह देती है आप प्रोडक्शन करो, मैनेजमेंट करो और प्रॉफिट कमाओ। इसके कई सारे फायदे हैं तो कई सारे गैर फायदे भी हैं। ये है मार्केट सिस्टम। ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी और डज नॉट प्ले एनी रोल इन दिस मेथड। ये चीज मैंने अभी आपको बताई। सरकार का कोई भी रोल मार्केट सिस्टम में नहीं होता। मतलब कोई भी इंडस्ट्री का मालिक मन चाह प्रोडक्शन कर सकता है, मन चाही चीजों को सेल आउट कर सकता है और मन चाह प्रॉफिट कमा सकता है। सरकार का कोई रोल इस सिस्टम में नहीं होता। सरकार का कोई कंट्रोल इस सिस्टम में नहीं होता। बिल्कुल फ्री इकोनॉमी, बिल्कुल फ्री इकोनॉमी। कंपटीशन प्लेज अ वाइटल रोल इन मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम में कंपटीशन बहुत होता है। कंपटीशन का एक ये फायदा है कि हमें अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। वी हैव चॉइस एंड वी हैव चॉइसेस। आप कह सकते हैं हमारे पास चॉइसेस होते हैं, हम चुन सकते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स को। तो मार्केट सिस्टम में कंपटीशन का एक फायदा ये होता है कि क्वालिटी वाली चीजें हमें मिलती है। ये बहुत जरूरी है। In the competitive market, the owner has to increase working capacity to the greatest extent in order to obtain maximum profit. जो व्यक्ति है वो मैक्सिमम वर्क करता है, खूब सारा काम करता है क्योंकि उसे खूब सारा प्रॉफिट चाहिए। अब ये फिलॉसफी तो बड़ी बेकार है कि हम सिर्फ पैदा हुए हैं खूब सारा प्रोडक्शन करने के लिए, खूब सारा कंजप्शन करने के लिए, खूब सारा प्रॉफिट करने के लिए। ये तो खराब फिलॉसफी है। लाइफ के और भी तो डायमेंशन हैं, लेकिन मार्केट सिस्टम तो यही है। मार्केट सिस्टम यही कहता है कि खूब सारा काम करो ताकि खूब सारा प्रॉफिट मिले। और यहाँ पर लेबर का शोषण भी होता है, एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। हम मजदूर रखते हैं बहुत कम दामों में और उनसे खूब सारा मुनाफा कमाते हैं। ये तरीका है। Because of this method, many new researches are done and new method of production are created. So production is the maximum because of this fast economic development of the countries take place. मार्केट सिस्टम को अडॉप्ट करने के साथ कोई भी देश स्पीडी यानी तेजी से क्यों डेवलप कर जाता है? क्योंकि मार्केट सिस्टम का सेंटर प्रॉफिट है। और प्रॉफिट के लिए मार्केट सिस्टम क्या करते हैं? प्रॉफिट के लिए मार्केट सिस्टम खूब सारा इन्वेस्टमेंट करता है रिसर्च में, लेबोरेटरीज में। जितना ज्यादा मार्केट सिस्टम यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट रिसर्च में पैसा डालेंगे, लेबोरेटरीज में पैसा डालेंगे, उससे नई नई चीजें ईजाद होंगी, नई नई चीजें क्रिएट होगी और वो हर नई चीज उनके लिए प्रॉफिट का एक बेस होगी, एक आधार होगी। इसलिए वो मार्केट में, साइंस में, सोशल साइंस में और ऐसे कई सारे फील्ड या सब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट के थ्रू कोई नया आइडिया उन्हें मिले और वो नया आइडिया से और भी प्रॉफिट गेन कर सके। ये बिल्कुल सीधा सा फंडा है मार्केट सिस्टम। Thus the competition controls the whole market like an invisible hand. यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, यहां जो भी मार्केट है, मार्केट सिस्टम के अंदर जितनी भी, अगर आप दुनिया में देखोगे जिस देश ने मार्केट सिस्टम को अडॉप्ट किया है वो इनविजिबल हैंड है। वो हाथ आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। दो चीज ध्यान रखनी है, मार्केट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम। मार्केट सिस्टम बिल्कुल फ्री सिस्टम है जहां पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। और तीसरी जो चीज मैंने अभी आपको बताई जहां से क्वेश्चन बनेगा, इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ, जो हाथ हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो काम करता है प्रॉफिट के लिए। मार्केट सिस्टम, पूरा मार्केट सिस्टम प्रॉफिट बेस्ड। चलिए, जिसको हम फ्री इकोनॉमी सिस्टम भी कहते हैं। तो यहां से तीन चार चीजें आपको फ्री इकोनॉमी टर्म आ जाए, या आपको इनविजिबल हैंड टर्म आ जाए, या आपको कैपिटलिस्ट टर्म आ जाए। ये तीनों शब्दों का एक ही मतलब है, मार्केट सिस्टम। तो मार्केट सिस्टम कई अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, फ्री इकोनॉमी, इनविजिबल हैंड और तीसरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये तीन मार्केट सिस्टम के अलग अलग नाम, ऐसा कह सकते हैं। फीचर्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। क्या फीचर होता है मार्केट सिस्टम में? ऐसा तो क्या ढांचा होता है जिससे हम बाइफरकेट कर पाते हैं कि सोशल सिस्टम अलग है और मार्केट सिस्टम अलग है? तो पहला पॉइंट, ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इज आइदर इंडिविजुअल और प्राइवेट। मार्केट सिस्टम के अंदर जो रिसोर्स का मालिक है, जो संसाधनों का ऑनर है, वो कौन है? वो या तो कोई एक व्यक्ति होगा या फिर कोई ग्रुप होगा। जैसे रिलायंस का जो मालिक है वो कोई एक है, वो कोई एक है। इट मींस रिलायंस किस मैकेनिज्म पे चल रहा है? मार्केट सिस्टम के मैकेनिज्म में, क्योंकि रिसोर्सेज का सारा ऑनरशिप किसके पास है? तो रिलायंस के मालिक के पास है। और रिलायंस का मालिक काम क्यों कर रहा है सुबह से शाम? टू ऑब्टेन मोर एंड मोर प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए काम कर रहा है। सोशल वेलफेयर सेंटर है नहीं उसका, मोटिव है नहीं उसका, इंडिविजुअल अपलिफ्टमेंट उसका मोटिव नहीं है, समाज से अलग अलग तरीके की जो गैर बराबरियां हैं, डिफरेंसेस हैं, अनइक्वालिटीज हैं, उनको भगाना उनका मोटिव नहीं, उनका मोटिव है प्रॉफिट। तो पहला फीचर है कि ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज आइदर इंडिविजुअल और अ ग्रुप। सेकंड,
प्रॉफिट इज एट द सेंटर, जो कि मैं बार बार पॉइंट कर रहा हूँ इस सिस्टम में, प्रॉफिट इज एट द सेंटर। मुनाफा ही मोटिव होता है मार्केट सिस्टम में काम करने वाले, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले हर व्यक्ति का, ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन मार्केट सिस्टम। थर्ड क्या फीचर है, कंज्यूमर्स गेट गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस। ये भी मैंने पढ़ाते पढ़ाते चर्चा की कि कंज्यूमर्स के पास, उपभोक्ता जो सामान खरीद के कंज्यूम कर रहा है उसके पास गुड चॉइस होता है, बहुत सारे मार्केट में चॉइस है, क्योंकि मार्केट सिस्टम में क्या होता है, हर कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है, और प्रॉफिट के लिए काम करती है तो वो कॉम्पिटिट करती है आपस में, और कॉम्पिटिट करते करते क्या होता है, कंपनी ए बी के कंपैरिजन में गुड क्वालिटी देने की कोशिश करती है, तो इससे समाज को एक फायदा तो होता है कि गुड क्वालिटी मिलती है, लेकिन रिसोर्सेज का बिगाड़ भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बिगाड़ होता है। हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स में देखेंगे, इसके लिमिटेशंस में देखेंगे। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नॉट देयर इन द सिस्टम। मार्केट सिस्टम में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई भी कंट्रोल नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। यहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, यहां पे प्रॉफिट के आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, प्रॉफिट के आधार पे। ये सिस्टम पूरा प्रॉफिट बेस्ड है। इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन व्हाइल कीपिंग प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड। कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी मार्केट सिस्टम में एक ही चीज को ध्यान में रख करके बदली या बनाई जाती है, विच इज प्रॉफिट। मुनाफा अगर होगा तो पॉलिसी बनाई जाएगी, मुनाफा नहीं होगा तो पॉलिसी में कोई चेंज नहीं की जाएगी। जब तक पॉलिसी मुनाफा दे रही है तब तक इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा, जब मुनाफा देना बंद, पॉलिसी विल चेंज। तो पॉलिसी मेकिंग का काम प्रॉफिट को देख के होता है। इसका सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट। ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज आइदर इंडिविजुअल और अ ग्रुप, ऐसा कह सकते हैं। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता, ये मैकेनिज्म है, ये फीचर्स हैं मार्केट सिस्टम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर्स। बेनिफिट ऑफ मार्केट सिस्टम, मैंने बताया कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मार्केट सिस्टम के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। अब यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं, यहाँ पर हम बेनिफिट ऑफ मार्केट सिस्टम देखते हैं। फायदा क्या है, पहला, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड इन मार्केट सिस्टम। यहाँ पर बिल्कुल आपको आजादी होती है मार्केट सिस्टम में कि आप चाहें वो प्रोडक्ट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। नोबडी फोर्स्ड यू, कोई भी आपको बलपूर्वक ये नहीं कह सकता कि भैया यही सामान खरीदना है, आप सामान वही खरीदेंगे जो आपकी पसंद का हो, ये एक बेनिफिट होता है। रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एंड एफिशिएंटली। मार्केट सिस्टम में रिसोर्सेज का यूज मैक्सिमम होता है, क्योंकि प्रॉफिट भी इनको क्या चाहिए, मैक्सिमम। जितना रिसोर्सेज का एफिशिएंटली मार्केट मैकेनिज्म यूज करेगा, कंपनियां यूज करेंगी, उतना ज्यादा एफिशिएंटली प्रॉफिट उन्हें मिलेगा, ये बिल्कुल वो ध्यान में रखते हैं। तीसरा क्या बेनिफिट है, अबंडेंट प्रोडक्शन में भी डन। अबंडेंट मतलब भंडार होता है प्रोडक्शन का। आज दुनिया में यही देखो, इकोनॉमी में समस्या हो गई है कि पूरी दुनिया में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, डिमांड नहीं है। और डिमांड क्रिएट करने के लिए कंपनियां सेल्स पर्सन को हायर करती है, डोर टू डोर लोग सर्वे करते हैं और कहां कहां डिमांड क्रिएट हो सकती है, पूरा आईडी चोटी का जोड़ लगाते हैं। तो मार्केट सिस्टम का एक बेनिफिट ये होता है कि सामान की, प्रोडक्ट की कमी नहीं होती कभी भी बाजार में। आप सामान जितना डिमांड करते हैं उसके 2 गुना 4 गुना सामान जो है वो अवेलेबल रहता है बाजार में, ऐसा कह सकते हैं। तो अबंडेंट प्रोडक्शन, खूब सारा प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि खूब सारा प्रॉफिट भी इन्हें चाहिए, ये ध्यान रखना है। चौथा, न्यू एक्सप्लोरेशन कीप ऑन टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली इन इकोनॉमी, एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम फास्टर। नए नए रास्ते ये लोग ढूंढते हैं प्रॉफिट के, मार्केट मैकेनिज्म के लोग नए नए रास्ते ढूंढते हैं प्रॉफिट के, और हर नया रास्ता एक फ्री या कह सकते हो कि एक स्पीडी इकोनॉमी को लीड करता है। नए नए रास्ते मिलेंगे तो नया नया पॉलिसीज बनेगा, नए पॉलिसीज बनेंगी, इंडस्ट्रीज बनेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इनकम बढ़ेगा, ओवरऑल इनकम बढ़ेगा तो अपलिफ्टमेंट होगा, उस देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो नए नए फील्ड में ये लोग एक्सप्लोर करते हैं मार्केट मैकेनिज्म के लोग, ताकि नया नया प्रॉफिट इन्हें मिले। और नए प्रॉफिट के चक्कर में होता यह है कि उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, लेकिन रिसोर्सेज का बहुत नुकसान भी होता है, जो हमने देखा। क्वालिटी ऑफ थिंग्स इंप्रूव बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। किसी भी चीज की क्वालिटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि मार्केट मैकेनिज्म में या मार्केट सिस्टम में दो कंपनियों के बीच क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन, भयंकर कॉम्पिटिशन। आज देखिए टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन की फील्ड में एयरटेल और जियो दोनों लगे पड़े हैं। एयरटेल हर समय अपने कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को मैसेज करती हैं कि हम 1 घंटे में इतने इतने टावर लगा रहे हैं, हम अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, ताकि कस्टमर जो है वो पॉर्ट ना करवा ले एयरटेल से, जियो में शिफ्ट ना हो जाए। जियो भी खूब मैसेज और एडवर्टीजमेंट के थ्रू बता रहा है कि हमने खूब क्वालिटी डेवलप की है, थाउजेंड्स ऑफ टावर हम लगा रहे हैं, कम्युनिकेशन हम और बेहतर कर रहे हैं, इंटरनेट और बेहतर कर रहे हैं। सब लोग लगे पड़े हैं कॉम्पिटिशन में, और कॉम्पिटिशन से हमें क्या फायदा हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है कि हमें क्वालिटी वाली चीजें मिल रही हैं। जहां 2G 3G इंटरनेट था, दुनिया बिल्कुल स्लो थी, इंफॉर्मेशन का जमाना नहीं था, आज वही 4G और 5G का जमाना आ गया। ये क्यों हुआ है, ये कंपटीशन की वजह से। कंपटीशन नहीं होता तो हमें बेहतर चीजें नहीं मिलती, हमें क्वालिटी थिंग्स नहीं मिलती। बहुत जरूरी है कंपटीशन, और इस मार्केट में कंपटीशन तो होना ही है, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा तो आप बर्स्ट कर जाएंगे, मार्केट से ही निकल जाएंगे। बहुत जरूरी है कंपटीशन।
लिमिटेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम, अब यहाँ पे हम बेनिफिट तो देखिए, अब कुछ लिमिटेशन देखते हैं। शब्द तो यहाँ लिमिटेशन का यूज किया है, लेकिन आप कह सकते हो कि एक तरफ फायदा तो कुछ नुकसान। लिमिटेशन मीन्स कुछ नुकसान भी है, कुछ नुकसान भी है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मेनी बेनिफिट्स मार्केट सिस्टम इज नॉट परफेक्ट, यहाँ लिखा हुआ है। कोई भी सिस्टम, कोई भी विचार परफेक्ट नहीं है। मार्केट सिस्टम भी बहुत परफेक्ट चीज नहीं है, इसके कुछ बेनिफिट आपने देखे तो कुछ नुकसान भी है, और नुकसान शायद ज्यादा खतरनाक। There are many disadvantages and limitations of it, which are as follows. हम नीचे देखते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस, क्या क्या फायदे नहीं हैं। फायदे तो देख लिए, क्या क्या गैर फायदे। Because of keeping profit in the center of production, commodities are produced in more quantity and production of luxurious commodity of basic requirement is neglected or reduced. अब प्रॉफिट सेंटर में होते हैं, क्या लिमिटेशन है, क्या डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज ये है कि जरूरत वाली चीजों का प्रोडक्शन मार्केट मैकेनिज्म में कम हो जाता है, और लग्जरियस चीज, बंगले, गाड़ियों में भी कई सारी अलग अलग कारें आती हैं जो काफी लग्जरियस, काफी महंगी मानी जाती है, देखते लाइक आंख फट जाए आपकी। तो मार्केट मैकेनिज्म का चूंकि सेंटर प्रॉफिट है, ऑब्जेक्टिव उनका मुनाफा है, तो वो लग्जरियस चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, और लग्जरियस चीज प्रोड्यूस करने की वजह से जो बेसिक चीजें हैं वो समाज को नहीं मिल पाती। ये डिसएडवांटेज है इस सिस्टम का। सेकंड, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू रोल ऑफ स्टेट, नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेज। ये दूसरा पॉइंट जैसे मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं कि स्टेट, यहां पर स्टेट से मेरा मतलब है सरकार का इंटरफेरेंस ना होने की वजह से, सरकार का कंट्रोल मार्केट मैकेनिज्म पे ना होने की वजह से जो कैपिटलिस्ट होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो रिसोर्सेज का खूब बर्बाद करते हैं, क्योंकि उन्हें रिसोर्स से लेना देना नहीं है, उन्हें एक चीज से लेना देना है, अगेन प्रॉफिट, मुनाफा। कैसे भी मुनाफा चाहिए, बहुत जरूरी है उनके लिए। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट, कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। अब क्या होता है कि भाई बाजार में सब लोग पढ़े लिखे नहीं है, लिटरेट नहीं है। भारत की लिटरेसी भरे 74-76% आंकड़ों में दिखाई जाती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड अंडरस्टैंडिंग। साक्षरता में और समझदारी में बहुत फर्क है। अगर आप समझदार नहीं है तो मार्केट मैकेनिज्म में आप आसानी से ठगे जाएंगे, आसानी से आपका एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा। आपको एडवर्टीजमेंट में कुछ और बताया जाता है, लेकिन प्रोडक्ट जब मंगवाते हैं तो कुछ और बताया जाता है। तो मार्केट मैकेनिज्म खूब हाइप क्रिएट करता है ताकि आप खूब सारा प्रोड्यूस करो, खूब सारा कंज्यूम करो, खूब हाइप क्रिएट करता है। आज मार्केट मैकेनिज्म का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप नॉर्मली गूगल पे कोई प्रोडक्ट सर्च कीजिए, और वो प्रोडक्ट ठीक कुछ समय के बाद आपके गूगल स्क्रीन पे आ जाएगा, आपके फोन के स्क्रीन पे आ जाएगा। आप थोड़ा बहुत उसको स्क्रॉल करके देखिए। अब देखने के बाद कुछ ही सेकंड्स के बाद अगर आप अपने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे जाते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो इन जगहों पे आपको सर्च किए गए गूगल का जो प्रोडक्ट था वो एडवर्टीजमेंट आने लगेगा। क्लिक हो रहा होगा, आपको कनेक्ट कर पा रहे हो आप। बहुत जरूरी है कनेक्ट करना, प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स में कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये क्या है? ये सर्विलांस है। इट मींस मार्केट मैकेनिज्म आप पे नजर रख रहा है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट सर्च किया, और वो प्रोडक्ट बार बार आपके सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे आपको शो किया जाएगा। आपको हैमरिंग किया जाता है, बार बार हैमरिंग किया जाता है। क्यों हैमरिंग किया जाता है? हैमरिंग किया जाता है ताकि आप वो प्रोडक्ट खरीद लें, और खरीदने के बाद कैपिटलिस्ट सिस्टम या मार्केट मैकेनिज्म को क्या हो? प्रॉफिट। ये पूरा लाइक बाजार या जाल चल रहा है मार्केट मैकेनिज्म। यहां बहुत जरूरी है अपने बुद्धि का प्रदर्शन करना, अपनी जरूरत को समझना कि क्या जो चीज मैं कंज्यूम कर रहा हूं वो मेरी जरूरत है। अगर वो मेरी डिजायर है तो वो कितना खतरनाक है मेरे लिए भी और समाज के लिए भी। और अगर वो जरूरत है तो कंज्यूम करना है, तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं, वो तो बिल्कुल कंज्यूम करना चाहिए। इस तरीके से मार्केट ने पूरा जाल बैठा रखा है। यानी आपकी खरीदने के पीछे का जो थॉट है वो भी आपका नहीं है, वो भी मार्केट सिस्टम डिसाइड कर रहा है। वो बार बार हैमरिंग के थ्रू आपको खरीदवाना चाह रहा है ताकि उससे प्रॉफिट हो। बहुत जरूरी है ये समझना। नेक्स्ट, ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम देयर इज इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। यहाँ होता क्या है? यहाँ पे जो कमाई है वो बहुत सेंट्रलाइज होती है, मतलब कुछ मुट्ठी पर लोगों के पास ही पूरी कमाई होती है। तो ड्यू टू सेंट्रलाइज ऑफ इनकम, जो इनकम है उसकी डिस्पैरिटी यानी कि भेदभाव खड़ा हो जाता है। एक तरफ हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो 1600 करोड़ रुपए पर डे कमा रहे हैं। ये मैं डेटा दे रहा हूं, ये कभी आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन 1600 करोड़ रुपए का ऑन एन एवरेज डेटा दे रहा हूं कि एक व्यक्ति सारा खर्चा काट करके, हमारी समाज के व्यक्ति 1600 करोड़ रुपए पर डे कमा रहे हैं। मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूं। और एक तरफ जो मजदूर उनके लिए काम कर रहे हैं, समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो 1600 रुपए भी नहीं कमा पा रहे। इट मींस प्रॉफिट या इनकम सेंट्रलाइज है या नहीं? अब बताइए कि ये जो व्यक्ति है
इस व्यक्ति के पास पूरा पैसा है या नहीं, और इसके लिए जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका क्या इनकम सोर्स है, उसका 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहां से शुरू होती है डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, कमाई में भेदभाव यहां से शुरू होता है। इसलिए मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की, पॉवर्टी को खत्म करने के एक आध रिजल्ट बताया या कह लो कि सोल्यूशन बताया। ये ऐसे ही खत्म होगा जब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स नहीं हो। रिसोर्सेज पे कुछ लोगों का हाथ है, कंट्रोल है, कमाई भी इनकी ज्यादा है। रिसोर्सेज पे बहुत बड़ी आबादी का हाथ नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो इनकी कमाई भी कम है और इस वजह से डिस्पैरिटी ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है। एक तरफ एक्सप्लॉइट करने वाला व्यक्ति है तो एक तरफ जिसके साथ एक्सप्लॉइट हो रहा है वो व्यक्ति है। कैपिटलिस्ट ग्रुप who produce nothing but they are exploiter. Labor group who produce from needle to plane but they are exploited. मजदूर वर्ग जो कि एक सुई से हवाई जहाज तक बना रहा है फिर भी उसका इनकम के बेस पे शोषण है, और ये वर्ग कैपिटलिस्ट वर्ग जो एक सुई भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बस बैठे बैठे ऑपरेट कर रहा है क्योंकि रिसोर्सेस इसके पास है और ये एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये एक्सप्लॉइट करने वाला है, एक्सप्लॉइटर है, और ये जिनके साथ शोषण हो रहा है जो कि सुई से बड़े बड़े जहाज तक बनाने वाले। आपके गली की सड़क से इंटरनेशनल हाईवेज बनाने वाले लोग ये हैं, लेबर्स हैं, फिर भी इनका शोषण हो रहा है। ये मार्केट मैकेनिज्म करता है क्योंकि इनका दिमाग सिर्फ प्रॉफिट है, सिर्फ प्रॉफिट। चलिए, देयर इज अ फियर ऑफ मोनोपोली, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर एटसेट्रा। यहां पर मोनोपोली की फियर होती है। मोनोपोली इज व्हाट? मोनोपोली इज व्हाट? वेयर देयर इज सिंगल सेलर। जिस बाजार में किसी प्रोडक्ट को बेचने वाला एक ही व्यक्ति है उसे मोनोपोली मार्केट कहेंगे। तो ये बहुत खतरनाक है। मोनोपोली मार्केट अगर क्रिएट हो जाता है तो किसी प्रोडक्ट को एक ही व्यक्ति, एक ही कंपनी बेच पाएगी। अब वो कंपनी मनचाहा दाम आपसे लेगी। जैसे जियो जब शुरुआत हुआ था, जब उसने 4G की शुरुआत की थी, हम सभी को पता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दे रहा था। फ्री ऑफ कॉस्ट वो शुरू के तो दिनों में 4-4 GB हमें दे रहा था। उसने पहले हमें कुछ महीनों तक आदत लगवाई। आदत लगवाने के बाद हम देखते हैं कि उसने धीरे धीरे 49, 99, 149, 199, 249 इस तरीके से रिचार्ज बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा, और एक समय ऐसा आएगा जब वो एक महीने का 1000 रुपीज भी चार्ज करेगा तो हमें देना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मोनोपोल। क्योंकि टेली कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के फील्ड में इसका डोमिनेंट है, इसकी मोनोपोली है इस कंपनी की। मेजॉरिटी यूजर्स जियो के, तो ये खतरा है। मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होगा वो मनचाहा दाम आपसे लेगा क्योंकि दिमाग में क्या है उसके? प्रॉफिट। क्या चल रहा है दिमाग में उसके? मुनाफा। तो मार्केट मैकेनिज्म का ये एक डिसएडवांटेज है कि उस मार्केट में, उस बाजार में क्या क्रिएट हो सकता है? मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, एक अधिकार, वन सेलर। नेक्स्ट, अब आते हैं दूसरा पॉइंट, सोशलिस्ट सिस्टम। अब सोशलिस्ट सिस्टम क्या है पहले तो ये समझेंगे, इसके कुछ बेनिफिट को समझेंगे, इसके डिसएडवांटेज को, जिसको हम लिमिटेशन कहते हैं, ये भी समझेंगे। तो मार्केट सिस्टम तो हम आई होप सो कि आपको पता चल गया, और बिल्कुल पता ही चलना चाहिए। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसको सेट करते हुए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। कनेक्ट करना सीखो, बहुत जरूरी है कनेक्ट करना, टॉपिक्स एंड प्रैक्टिकल लाइफ, कनेक्ट करना सीखो। सोशल साइंस इज ऑल अबाउट कनेक्शन बिटवीन टू सब्जेक्ट्स एंड टू इंसिडेंट्स। जब तक दो घटना को आप जोड़ोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट। बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलो, बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशलिस्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ लिमिटेशन एंड फेलियर ऑफ मार्केट सिस्टम। यहाँ देखो, एक चीज फेल होती है तो दूसरी चीज बाजार में आती है। मार्केट सिस्टम के जो डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े वही तो कारण था सोशलिस्ट सिस्टम को जन्म देने के लिए। जब तक एक विचार गलत नहीं होता तब तक समाज पे वही विचार चलेगा। जब वो विचार गलत हो जाएगा तब तो उसके अल्टरनेट में कोई दूसरा थॉट आएगा। तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट मैकेनिज्म के हिसाब से तो हमने देख लिया। मार्केट मैकेनिज्म की बहुत सारे कह लो कि डिसएडवांटेजेस हैं, उसकी वजह से सोशलिस्ट सिस्टम आया, ओरिजिनेट हुआ, ऐसा कह सकते हैं। कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना, वहां हमने क्या देखा था? कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड जापान, उन्होंने मार्केट मैकेनिज्म को अडॉप्ट करके ग्रोथ किया। सोशलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट करके कौन से देशों ने डेवलपमेंट किया? रशिया एंड चाइना। हमने रशियन रिवॉल्यूशन 9th में पढ़ा होगा, 1917, जिसको हम बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। चाइना में 1949 में रिवॉल्यूशन हुआ था। वहाँ के जो साम्राज्य था, फेडरल सिस्टम था, उसको वहाँ के लीडर माओ त्से-तुंग, उन्होंने चाइना की जो राजाशाही था उसको खत्म करके और वहाँ सोशलिज्म लाया, कम्युनिज्म लाया।
एज इट इज रशिया में हमने देखा जार का जो पूरा समाज था, डोमिनेंट था रशिया पे, वो जार को खत्म करके रशिया में भी सोशलिज्म आया, क्योंकि मार्केट सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस, इसलिए सोशलिस्ट सिस्टम जैसा आइडिया जनरेट हुआ, ओरिजिनेट हुआ. China has or have achieved fast economic progress by adopting this system. देखा हमने कि चाइना और रशिया ने इस सिस्टम को अडॉप्ट करके बहुत तेजी से डेवलपमेंट किया, बहुत ही तेजी से. इवन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में तो रशिया एक समय पे अमेरिका को कॉम्पिटिट करता था, क्योंकि वहां सोशलिस्ट सिस्टम था. चाइना आज देखो वर्ल्ड का प्रोडक्शन हब है, वो दुनिया के शायद ही कोई ऐसे मुल्क या देश होंगे जिस मुल्क या देश के बाजारों में चाइना का सामान नहीं होगा, क्योंकि चाइना एक प्रोडक्शन हब है. चाइना अपने आप में एक जाइंट कह लो की मशीन है जो अबंडेंट प्रोडक्शन कर रहा है, पूरी दुनिया उस पर डिपेंडेंट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इवन इंडिया, भारत भी निर्भर है चाइना पे. लगभग कुछ 95,000 बिलियन डॉलर के आसपास का हम इंपोर्ट चाइना से करते हैं, जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है डिमांड के अकॉर्डिंग. लेकिन ये एक डेटा मैंने आपको दिया, चाइना ने डेवलपमेंट किया किस सिस्टम को अडॉप्ट करके, सोशलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट करके. वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर है. बहुत टेक्निकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाता है बच्चों को, और बेकार के एंटरटेनमेंट को तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती, क्योंकि वहाँ सरकार का कंट्रोल है. मार्केट मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ा, नो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट. बट सोशलिस्ट सिस्टम में सरकार का इंटरफेरेंस होता है, सरकार इंटरफेयर करती है. सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी तो पॉलिसी मेकिंग नहीं होगा, रिसोर्सेज की बर्बादी होगी और मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी. समाज में प्रॉफिट के लिए लोग काम करेंगे, ना कि सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक भलाई के लिए. तो सोशलिस्ट सिस्टम सामाजिक भलाई के लिए काम करता है. व्हाट इज द सेंटर ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम? सोशलिस्ट सिस्टम का जो सेंटर है वो सोशल वेलफेयर होता है. क्वाइट अपोजिट टू मार्केट सिस्टम, बिल्कुल ही अपोजिट है मार्केट सिस्टम के सोशलिस्ट सिस्टम. चलिए, socialist system is quite opposite to the market system, जो लाइन मैंने अभी आपको बताई. in the socialist system all economic decision are taken by the state machinery. वहां कौन डिसीजन ले रहा था, पॉलिसी बना रहा था, इंडिविजुअल और अ ग्रुप. और यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग कौन करता है देश में, तो देश की सरकार करती है. बहुत जरूरी है. स्टेट ओन्स ऑल द रिसोर्स, सरकार के पास सभी रिसोर्सेज का मालिकाना हक होता है, ऑनरशिप सरकार के पास होती है. नाइदर इंडिविजुअल नॉर अ ग्रुप, सिर्फ सरकार के पास. ऑफ प्रोडक्शन इन दिस सिस्टम होल इकोनॉमी इज मैनेज्ड बाय द स्टेट. इकोनॉमी को कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है, स्टेट, सरकार. All the decision pertaining to production, investment, resources, production, distribution, etc. are taken after keeping the requirement of the society in mind. हम कोई भी डिसीजन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ऐसे कोई भी डिसीजन किस चीज को ध्यान में रखते हुए लेते हैं, इन दी सोशलिस्ट सिस्टम, सोसाइटीज वेलफेयर, समाज की भलाई को ध्यान में रखते हम कोई भी पॉलिसीज बनाते हैं. लेकिन मार्केट मैकेनिज्म का क्या था, क्या दिमाग में रखते थे वो, प्रॉफिट. ये फर्क है, ये एक बड़ा फर्क है, ये एक बड़ी लाइन है दोनों के बीच. इन द सोशलिस्ट सिस्टम रादर देन प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर. यहां से क्वेश्चन बनेगा, सोशलिस्ट सिस्टम का सेंटर क्या है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. प्राइवेट, जिसको हम कैपिटलिस्ट सिस्टम या मार्केट सिस्टम कहते हैं, उसका सेंटर क्या है, प्रॉफिट है. तो ये दो डिफरेंस, मार्केट सिस्टम का सेंटर प्रॉफिट, सोशलिस्ट सिस्टम का सेंटर सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई. Production of resources and their prices are decided by the state. The responsibility to achieve the target of production decided by the state-governed factories. Farming is also owned by the state. Labor are paid according to their ability and accordingly work is taken from them. क्या समझना है? समझना यह है कि इस सिस्टम के अंदर जो भी लेबर काम करता है, उस लेबर को इनकम यानी कि कमाई प्रॉफिट के बेस पर नहीं दिया जाता है. उस लेबर को पैसे चुकाए जाते हैं उसके वर्क, उसके काम के अकॉर्डिंग, क्योंकि सोशल सिस्टम का सेंटर सोशल वेलफेयर है, प्रॉफिट नहीं है. तो एक समाज में लेबर जितना काम करता है उसके बदले में उसको वेज दिया जाएगा, इक्वल वेज दिया जाएगा, वो सोशलिस्ट सिस्टम करता है. अनइक्वल वेज कहां दिया जाता है, मतलब काम खूब सारा, दाम बिल्कुल कम, वो मार्केट मैकेनिज्म का काम. फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम इंपॉर्टेंट है. क्या फीचर है, क्या ढांचा है, कैसे हम समझेंगे कि सोशलिस्ट सिस्टम क्या है. रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द स्टेट, मार्केट मैकेनिज्म के क्वाइट अपोजिट. वहां पर ऑनरशिप किसका था, इंडिविजुअल का और ग्रुप का. यहाँ पर रिसोर्सेज का अधिकार किसका होगा, इस सिस्टम के अंदर जो देश चल रहा है वहां पे स्टेट, इट मींस गवर्नमेंट. ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द स्टेट. स्टेट की जगह आप गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं. तो सारे जो डिसीजंस हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस, वो कौन लेता है, सरकार लेती है.
रादर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी उसका प्रॉफिट क्या होगा, उसका प्रॉफिट होता है सोशल वेलफेयर, नॉट प्रॉफिट, ओनली सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई, समाज के लिए। लेबरर्स आर पेड वेजेस इन रिटर्न ऑफ वर्क, मैंने अभी बताया कि लेबर्स को उनके काम का दाम मिलता है, प्रॉफिट के बेस पे नहीं। प्रॉफिट कभी ज्यादा हुआ कंपनी को तो पैसा दे दिया, को प्रॉफिट नहीं हुआ तो मजदूर को पैसे नहीं दिया। यहाँ तो वर्क के बिहाफ पे वेज तय किया जाता है, जितना काम उतना काम, क्योंकि लेबर्स की तो अपनी फैमिली सोशल पर्सनल जरूरतें हैं, उन्हें कौन फुलफिल करेगा अगर हम प्रॉफिट ही बार बार दिमाग में लेकर के चले तो। चलिए बेनिफिट क्या है सोशलिस्ट सिस्टम का, फायदे क्या है सोशलिस्ट सिस्टम के, यहाँ पे हम कुछ फायदे देखते हैं। बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी अनइम्पॉर्टेंट एंड लग्जरियस आइटम आर नॉट प्रोड्यूस्ड। इस सिस्टम के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है वो बेसिक नेसेसिटीज को ध्यान में रखते हुए होता है, ना कि खूब सारा लग्जरियस चीजें प्रोड्यूस कर देना, खूब सारी मटेरियल चीजों को प्रोड्यूस कर देना। सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर पहले बेसिक नेसेसिटीज की चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि हमारे लिए रोटी कपड़ा और मकान प्रायोरिटी है, बाकी की चीजें बाद। दूसरा क्या बेनिफिट है, एज द डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर टेकन बाय द स्टेट सो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट देयर। अगर डिसीजन सरकार लेगी तो बेफिजूल का रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं होगा। मार्केट मैकेनिज्म तो रिसोर्सेज का वेस्ट करती है क्योंकि उनके दिमाग में से प्रॉफिट चलता है, मुनाफा मुनाफा मुनाफा। सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर ये नहीं, सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट मैनेजमेंट करती है, गवर्नमेंट ओन करती है, तो गवर्नमेंट चाहती भी है कि रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज ऑप्टिमम यूज कर सके हम सोशल वेलफेयर के लिए, और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल ना हो। डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव। तो जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है, इनकम में जो भेदभाव हमें देखने को मिलता है कि समाज का एक वर्ग, एक क्लास खूब पैसे कमा रहा है और एक वर्ग पैसे ही नहीं कमा रहा है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें नहीं जुटा पा रहा, हम मंगल पे जाने की बात कर रहे हैं। तो सोशलिस्ट सिस्टम के दिमाग में एक ही चीज रहती है कि डिस्पैरिटी ऑफ इनकम कैसे भी रिड्यूस, डिमोलिश, खत्म किया जाए, समाज में इक्वल इनकम हो और सभी को सभी की जरूरत के हिसाब से मिले, डिजायर्स के अकॉर्डिंग नहीं, जरूरत वांट्स। कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। यहां पर जो कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता नहीं है। मार्केट मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया कि कैसे वहां एक्सप्लॉइटेशन होता है। अब यहां हम देखते हैं लिमिटेशंस, जिसको हम डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। जैसे सोशल सिस्टम के बहुत फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। Socialist system which has come into existence with the noble intention of equal distribution and social welfare to has certain limitation. Socialist system idea create क्यों हुआ, originate हुआ ये एक नोबल आइडिया के तौर पर। नोबल मतलब एक नया विचार, बिल्कुल क्वाइट अपोजिट टू दी मार्केट सिस्टम, और इसका जो सेंटर था वो प्रॉफिट ना होकर के सोशल वेलफेयर। स्टिल कुछ बुराइयां इस सिस्टम में हैं जिनको सुधारा जा सकता है। पहला, as the resources of production are owned by the state, people do not get encouragement and motivation to increase production. एक मेंटलिटी मार्केट सिस्टम ने हमारी बना दी है, क्या बना दी है कि लेबर्स को अगर मोटिवेट करना है तो उन्हें ज्यादा पैसों का लालच दें, उन्हें कहो कि यार तुम नाइट शिफ्ट करो, तुम एक्स्ट्रा सेलिंग करो तो खूब मुनाफा मिलेगा। ये एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया गया मार्केट मैकेनिज्म के। अब सोशलिस्ट मैकेनिज्म में क्या होगा, जब सारा रिसोर्स, आपकी प्रॉपर्टी जो भी आपके पास है वो सरकार अगर ओन करे, आपकी जमीन जो आपके पास है वो सरकार ओन करे, तो आपके पास तो मोटिवेशन बचा ही नहीं, काम करोगे किसके लिए? क्योंकि मार्केट सिस्टम में तो हमें बताया है कि काम करना है प्रॉफिट के लिए, एसेट्स इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए पैसे, मटेरियल थिंग्स। सोशलिस्ट सिस्टम में तो भाई सारी चीजें सरकार के अंडर होती हैं। तो सोशलिस्ट सिस्टम का एक लिमिटेशन ये होता है कि वर्कर्स को मोटिवेशन नहीं मिल पाता, वो काम करे किसके लिए? वो कितना भी काम करेंगे रिसोर्सेज का ओनरशिप तो सरकार के पास होगा, ये हालांकि लिमिटेशन है। नेक्स्ट, ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, कॉन्टेस्ट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम इन दी इकोनॉमी। यहाँ पे कंपटीशन क्या होता है, काफी कम। सोशलिस्ट सिस्टम में ओन सरकार कर रही है, इंडस्ट्री सरकार चला रही है, प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई, इनकम, एम्प्लॉयमेंट सब सरकार देख रही है, तो वहां तो उनके सामने कोई कंपटीशन खड़ा ही नहीं होगा। अब कंपटीशन खड़ा नहीं होगा तो ये लिमिटेशन कह रही है कि वहां पे लैक ऑफ क्वालिटी देखने को मिलेगी। कंपटीशन से क्वालिटी इंप्रूव होती है, मार्केट मैकेनिज्म कहता है। कंपटीशन नहीं होगा तो क्वालिटी भी इंप्रूव नहीं होगी, ये सोशलिस्ट सिस्टम में होता है। देयर इज लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन द सिस्टम। यहाँ पर यानी इस सिस्टम में इंडिविजुअल फ्रीडम कम होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सरकार ओन करती है, सरकार चीजों को प्रोड्यूस करती है, सरकार सेल आउट करती है, सरकार के पास पॉलिसी मेकिंग की जो है वो अथॉरिटी होती है। तो जनरली आपके पास बहुत चॉइसेस नहीं होते, सरकार ने जो प्रोडक्शन किया है, जो बेचना चाहती है वो आपको खरीदना होगा। आपके पास बहुत सारे चॉइसेस नहीं होते, ये कमी है।
बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट देयर इज अ फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अगर सरकार का 100% इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का एक खतरा भी है। ब्यूरोक्रेसी इज व्हाट? ब्यूरोक्रेसी मतलब सरकार के अंदर जो मैनेजमेंट के लिए काम करने वाले लोग हैं, कलेक्टर्स हैं, नेता हैं और ऐसे बहुत सारे तमाम लोग हैं, वो सब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। अब अगर सोशलिस्ट सिस्टम में डोमिनेट सरकार का होगा, रिसोर्स सरकार के पास होगा, ऑपरेट सरकार मार्केट को करेगी, तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो डोमिनेट करेगी सिविलियंस के ऊपर, समाज के लोगों के ऊपर, नागरिकों के ऊपर। हो सकता है कि इसमें कई तरीके के करप्शन भी क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि सारी अथॉरिटी और पावर सरकार के पास है। हो सकता है कि आम नागरिकों की सुनवाई ना हो क्योंकि सारी पावर एंड अथॉरिटी ब्यूरोक्रेसी के पास है। सोशलिस्ट सिस्टम हो जाने से एक आदमी सोशल थोड़ी हो जाएगा, आदमी तो गलती कर सकता है, तो ब्यूरोक्रेट में जो आदमी है वो तो गलती करेगा ही, वो तो सिविलियंस को डोमिनेट कर सकता है, वो सिविलियंस के साथ करप्शन कर सकता है, मे बी इट इज पॉसिबल और नॉट, दोनों चीजें हो सकती है। प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है होने की, तो ये एक लिमिटेशन कि भाई ब्यूरोक्रेसी का खतरा बढ़ जाएगा समाज में, ये ब्यूरोक्रेट जो है वो डोमिनेट करेंगे समाज के लोगों, सिविलियंस। ठीक है, चलो तीसरी जो इकोनॉमी सिस्टम है मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसा मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, मार्केट मैकेनिज्म और सोशलिस्ट मैकेनिज्म, जिसको मार्केट सिस्टम या सोशलिस्ट सिस्टम भी ना। व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? बिल्कुल सीधा सा फंडा है, कुछ अच्छी बातें सोशलिस्ट सिस्टम की अडॉप्ट करनी चाहिए, कुछ अच्छी बातें मार्केट सिस्टम की अडॉप्ट करनी चाहिए, और दोनों की अच्छी बातों को मिक्स करते हुए जो इकोनॉमी बनी उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। एंड इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। भारत आजादी के बाद तो नेहरू ने कहा था कि सोशलिस्ट मुल्क बनेगा, लेकिन हमारी जो पॉलिसीज थी आने वाली समय में सरकारें जो बनी बिगड़ी, उनकी वजह से हम सोशलिस्ट रहे नहीं। तो हमने क्या अडॉप्ट किया, कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया? हमने ना मार्केट मैकेनिज्म अडॉप्ट किया सिस्टम और ना ही सोशलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया, हमने दोनों की अच्छी अच्छी क्वालिटीज को एक साथ मिला करके एक मिक्स्ड इकोनॉमी, एक मिली जुली विचारों वाला इकोनॉमी तैयार किया, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इंडिया अडॉप्टेड विच टाइप ऑफ इकोनॉमी? इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी, ना सोशलिस्ट ना मार्केट। Mixed economic system attempts at removing the limitations of market system and socialist system and tries to assimilate in it good element of both the system। जो अच्छी अच्छी बातें थी, गुड एलिमेंट्स थी दोनों सिस्टम के, उसको कंबाइन करके एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया गया। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम attempts at removing the limitation of market system and socialist system and tries to assimilate in it good element in both the system। अभी जो मैंने आपको बताया, mixed economy is such a type of economic system in which public and private sector coexist and both the sector do not work as a competitor, rather they work as a complementary to each other। mixed economy में क्या होता है, न पूरी तरीके से समाज पे कैपिटलिस्ट सिस्टम होगा, न पूरी तरीके से समाज में सोशलिस्ट सिस्टम, दोनों के गुड एलिमेंट्स, अच्छी अच्छी बातों को इकट्ठा किया जाएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में एक और चीज आपको ध्यान रखने जैसी है कि को एग्जिस्टिंग होता है। किसका को एग्जिस्टिंग होता है? को एग्जिस्टिंग होता है प्राइवेट कंपनीज का और पब्लिक कंपनी का। अब समझिए कि भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पैसा नहीं है, तो सरकारी कंपनियां जाती हैं किसके पास? प्राइवेट कंपनी के पास, रिक्वेस्ट करती है कि भाई हमें इंडस्ट्री डालनी है तो कुछ पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए, कुछ पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, दोनों मिलकर के को एग्जिस्टिंग एक इकोनॉमी चलाते हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों जहां को एग्जिस्ट करते हैं उस इकोनॉमिक सिस्टम को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। जैसे भारत में कुछ कंपनियां आज भी लाइक रेलवे, डिफेंस, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जीज जो हैं, और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि अभी पब्लिक सेक्टर में है, और ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है। ये को एग्जिस्ट करके काम कर रहे हैं, दोनों जन मिल करके इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। ये मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, ये भारत ने इसे अडॉप्ट किया हुआ। ठीक है, चलो Ownership in agriculture, trade, small consumer goods, industry, etc. While basic key areas like heavy industries, factories producing defense material, railway, electricity, roads, irrigation, etc. are owned by the state। Mixed economy में क्या होता है, कुछ कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर ने ओन की है तो कुछ कुछ चीजें पब्लिक सेक्टर ने ओन की है। यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई है जो कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ने अडॉप्ट की है। इन्हीं के तो गुड्स एलिमेंट्स है या को एग्जिस्टिंग होने की वजह से मिक्स्ड इकोनॉमी बना, जिसको भारत ने अडॉप्ट किया हुआ है। In this system, market is not completely free। इस सिस्टम में मार्केट completely free नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो कुछ पब्लिक सेक्टर्स की कंपनियों में पॉलिसी मेकिंग कौन करेगा, जरूरी है। गवर्नमेंट लेज कंट्रोल इन डिफरेंट वेज, फॉर एग्जांपल स्टेट लेज हैवी टैक्स ऑन प्रोडक्शन of unwanted things। In the same way, industries in the backward area are encouraged by giving subsidy, relaxation and tax etc। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, ऐसे बैकवर्ड एरिया जहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उन एरिया के लोगों को एंकरेज किया जाता है कि भैया आप कंपनी डालिए, हम आपको सब्सिडी देंगे, आप ट्रेड कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी डेवलप होगा, बहुत जरूरी है।
Thus, mixed economy is such an economic system in which important place is given to economic planning in taking economic decisions. Coexistence of private and public sector is accepted in system. This system is also called control economic system. ये important है, बिल्कुल underline कर लो. मिक्स्ड इकोनॉमी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम, क्योंकि इसमें सरकार का कुछ हद तक इंटरफेरेंस होता है. 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक इंटरफेरेंस होता है. जैसे प्राइवेट सेक्टर के भी कुछ कंपनियों के लिए पॉलिसीज वगैरह सरकार बनाती है. प्राइवेट सेक्टर भी मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकती अपने मनचाहे ढंग से. वो प्रोडक्शन, सेल, कंजप्शन, डिमांड कर करवा नहीं सकती. सरकार का कुछ तो रोल इसमें होता ही है. इसलिए हम मार्केट सिस्टम को क्या कहते हैं? तो कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम. ध्यान रखना. Because of the restrictions and control, countries like India, France and England follow mixed economy. तीन चीजें ध्यान रखनी है. मार्केट सिस्टम के तहत किस देश ने डेवलपमेंट किया? अमेरिका एंड जापान. सोशलिस्ट सिस्टम के तहत किस देश ने डेवलपमेंट किया? रशिया एंड चाइना. मिक्स्ड इकोनॉमी के तहत कौन कौन से देश चल रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं अभी या हो चुके हैं? इंग्लैंड, फ्रांस एंड इंडिया ऑल्सो. कीप इन माइंड, बिल्कुल ध्यान रखना. So far studied about market system, socialist system and mixed economy as deciding factors for economic decisions and distribution of resources. There is no country in the world today where there is absolute market system or socialist system. हम अभी तक जितना भी मार्केट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम या मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, इन टर्म्स ऑफ हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी देश पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से मार्केट सिस्टम है, सोशलिस्ट सिस्टम है. बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देश में किसी न किसी फील्ड में सरकार का थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस है, किसी न किसी फील्ड में. हाँ, मेजॉरिटी जिस देश में प्राइवेट सेक्टर है या कैपिटलिस्ट सिस्टम है, मेजॉरिटी वहाँ पे पॉलिसीज बनाने का काम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज करती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो इंटरफेरेंस सरकार का है. डिफेंस में होगा, ट्रांसपोर्टेशन में होगा, हेल्थ केयर सिस्टम में होगा, हो सकता है. तो ये पूरे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं तो दुनिया की कोई भी देश 100% सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट सिस्टम नहीं. ये बिल्कुल ध्यान रखें. श्योर. For example, economic instability, lack of coordination, inconsistent economic policy, low rate of growth of economic development, etc. There are limitations in mixed economy. Mixed economy के फायदे तो हमने देख लिए कि good elements of socialist system, good elements of capitalist system. ये तो दो लेकर के हम प्रोडक्शन करते हैं, इकोनॉमिकली डेवलप करते हैं, तो हमने देखा. These are the benefits. Now, what are the disadvantages? तो disadvantages क्या है? तो यहाँ दिया हुआ है कि economic instability हो जाती है समटाइम, क्योंकि ना वो प्योर सोशलिस्ट सिस्टम है ना मार्केट सिस्टम है. अब मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? कभी कभी कोई गड़बड़ क्रिएट हो जाती है तो इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी में आ जाती है. ये एक डिसएडवांटेज है. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. अब दोनों इकोनॉमी के गुड एलिमेंट तो होते हैं, लेकिन मिक्स इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बिटवीन कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हो पाता. कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से इकोनॉमी ड्रास्टिकली खराब भी हो सकती है. ये एक डिसएडवांटेज है इकोनॉमी का. इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी. अब जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कंसिस्टेंटली बनती नहीं है. बनती भी है तो समटाइम इंप्लीमेंट हो पाती है, समटाइम नहीं हो पाती है. प्राइवेट सेक्टर के थॉट्स कुछ अलग होते हैं, पब्लिक सेक्टर के थॉट्स कुछ अलग होते हैं. दोनों के थॉट डिफरेंस होने की वजह से कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती पॉलिसी मेकिंग. इस वजह से भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो स्लो हो सकता है. ये एक डिसएडवांटेज है. लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ग्रोथ रेट है वो काफी कम होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग सिस्टम से बना हुआ है. प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, मेल जोल अच्छे से नहीं हो पाता, और ना होने की वजह से इकोनॉमिकली हम तेजी से ग्रो नहीं कर पाते. तो लो रेट हमें देखने को मिलता है. थैंक यू. आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप बिल्कुल नोट्स बना लीजिए अच्छे से, और सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से दिमाग में रख लीजिए. वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.